प्रोफेशन को, मैरिज के डायमेंशन को, इन्वेस्टमेंट के डायमेंशन को, रिलेशनशिप के डायमेंशन को, चाइल्ड के डायमेंशन को, फॉर्च्यून के डायमेंशन को, भाग्य के डायमेंशन को सेट कर सकता है। कैसे हम ये सेट कर सकते हैं? राइजिंग साइन वो स्ट्रक्चर है, राइजिंग साइन से सारी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। अहम ब्रह्मास्त्र में जब कहा गया कि आई एम द क्रिएटर इज सिटिंग इन द राइजिंग साइन, फ्री विल जितनी भी है वो राइजिंग के अंदर पड़ी हुई है। राइजिंग अगर आपकी पता लग गई आपको तो यू नो कि भाई 7th हाउस के अंदर यही जोड़िएक साइन आएगा। अगर राइजिंग में मेष हो गई तो 7th हाउस में तुला की ही वाइब्रेशन ही सेट होगी। इट मीन्स कि मैरिज या पार्टनरशिप ऑल द टाइम तुला की वाइब्रेशंस के ऊपर चलती है। तुला के अंदर नीच का कौन होता है? सूर्य। तो मेष राशि वालों से या मेष लगन वालों से फर्स्ट कहना ये होगा कि भाई आप मैरिज के अंदर कभी भी ईगो को ना लेके आए। ईगो वहाँ चीज़ों को डिस्टर्ब कर सकता है। इन द मेष राशि 4th हाउस गुरु उच्च का होता है, कर्क है। 4th हाउस आपका सुख है, 4th हाउस आपके संसाधन है, वहाँ पे आपको गुरु की एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए। वहाँ पे नीच का होता है मंगल। तो यहाँ पर अगर किसी पर्सन की मेष राइजिंग है कि मेरी राशि साहब मेरी लगन जो है वो मेष है, मैं राशि और लगन दोनों को रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि राशि और लगन में क्या रिलेशन है। और थर्ड में आपको आत्मकारक भी मिलेगा। कभी यू आर सिग्निफाइड बाय योर आत्मकारक, समटाइम्स यू आर सिग्निफाइड बाय योर मून, समटाइम्स यू आर सिग्निफाइड बाय योर राइजिंग साइन। तीनों में अंतर क्या है? द बेसिक डिफरेंस बिटवीन और अमंग द आत्मकारक, द राइजिंग साइन एंड द मून साइन, मून साइन, इनमें अंतर क्या है? आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? क्या वो आपकी राइजिंग से आती है, आपके आत्मकारक से आती है, या आपके मून साइन से आती है? इन तीनों में फर्क हो सकता है। मेष लगन में ही आत्मकारक चंद्रमा हो सकता है। मेष लगन और चंद्रमा जो है कर्क राशि में, आप देखिए दोनों की वाइब्रेशन देखिए, अलग वाइब्रेशन है। एक तरफ इमोशंस का ज्वार है, एक तरफ प्रैक्टिकलिटी है, एक तरफ क्रिएशन है, कुछ नया बनाना है। तो दोनों में फ़र्क आ गया। द पर्सन इज कि भाई मैं किसके साथ अलाइन करूँ। व्हेन कम्स टू मैरिज, क्या मैं मेरे आत्मकारक के साथ अलाइन करूँ? कम्स टू रिलेशंस, क्या मैं अपने आत्मकारक के साथ अलाइन करूँ या अपनी राइजिंग साइन के साथ अलाइन करूँ या मून साइन के साथ अलाइन करूँ? अलाइन किसके साथ करूँ, किस जैसा बनने की कोशिश करूँ? तो इन तीनों के अंदर द डिफरेंस, इनमें अंतर क्या है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लगन है। लगन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अहम ब्रह्मास्त्र में जब कहा गया कि आई एम द क्रिएटर, तो क्रिएटर की ऊर्जा हमेशा लगन में होती है। हमेशा हमेशा क्रिएटर लगन में ही बैठा होता है। आप अपनी लाइफ में क्या क्या अच्छा क्रिएट करेंगे, कौन कौन चीज़ जो है वो कार्मिक है आपके जीवन के अंदर, किन चीज़ों से पॉजिटिव एनर्जीज आ सकती हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करें पैसा, कहाँ पे इन्वेस्ट ना करें, प्रोफेशन में कौन सी डायरेक्शन को पिक करें, इन सब का जवाब एक्चुअली राइजिंग के अंदर ही सेट हो जाता है। इफ़ यू नॉट गोना लाइक समथिंग, अगर आपको कोई चीज़ पसंद ही नहीं आएगी, जैसे मेष राइजिंग है, मेष लगन है, 7th हाउस के अंदर राशि आ गई तुला, तुला है। अब अगर मेष लगन को 7th हाउस में जो नीच का प्लैनेट होता है सूर्य है, वो पसंद ही नहीं आएगा, भाई ईगो आ गया, सामने वाला ईगो दिखाने लग गया एंड ऑल, तो वो भगने की कोशिश करेगा ना वहाँ से। यहाँ से पहला ही पॉइंट पता लग गया कि फर्स्ट बिग रेड फ्लैग इज़ द ईगो, ईगो इज़ द बिगेस्ट रेड फ्लैग। या फिर सामने वाले के पार्टनर है या उनका जो फादर है वो इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा हो गए रिलेशंस के अंदर, तब भी आप भगने की कोशिश करोगे। इससे हमने एक पॉइंट से 7th हाउस की वाइब्रेशन को सेट कर लिया कि भाई रिलेशनशिप के अंदर हमें 2-3 चीज़ें तो इग्नोर करनी होंगी ही होंगी, उनका तो कोई इफ और बट है ही नहीं। 4th हाउस ऑल अबाउट योर सुख, जुपिटर वहाँ एग्जल्ट करता है, तो मेष लगन सुख कहाँ से मिलेगा? गुरु से सुख मिल सकता है। इंटेलेक्चुअल टॉक्स, कम्युनिकेशन, इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन जब होगा सुख आपको मिल सकता है। वहाँ पे नीच का कौन होता है? मंगल। वायलेंस आ गया, एंगर आ गया, समस्याएं घर में, लड़ाइयाँ चल रही हैं एंड ऑल, सुख डिस्टर्ब हो जाएगा, सुख नहीं रह पाएगा, पीस बिल्कुल छोड़ के चली जाएगी। बहुत ज़्यादा एक्शंस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं, घर में दौड़ भाग हो रही है, वो आपको पसंद नहीं आएगा। यू लाइकिंग इट इन द आउटर, भाई ठीक है बाहर अगर हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट घर में नहीं होनी चाहिए। 10th हाउस प्रोफेशन का है, मेष लगन के लिए 10th हाउस में मंगल एक्सल्ट कर जाता है, उच्च का हो जाता है, जुपिटर वहीं नीचे का हो जाता है, तो पॉइंट सेट हो गया। अप्रोच कैसे रखनी है? ऑफेंसिव अप्रोच रखनी है। जुपिटर इज ए डिफेंसिव प्लैनेट, तो हमें डिफेंस नहीं करना है, ऑफेंसिव अप्रोच रखनी है, टू द पॉइंट अप्रोच रखनी है, प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है, एंड शुड गिव मोर फोकस टू प्लैनेट मंगल। अगर कोई मेष लगन का पर्सन है, एक्सल्ट कहाँ करता है? मंगल 10th हाउस में, तो आई एम लाइक साइड विद योर 10th हाउस ऑल द टाइम। आपका D10 चार्ट भी ऐसा ही सेट हुआ होगा कि भाई प्रोफेशन इज एवरीथिंग। कम्स टू 4th हाउस प्रैक्टिक पर्सनल लाइफ एंड ऑल, वहाँ डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, लॉर्ड नीच का हो रहा है, कमजोर हो रहा है। तो लगन सही तो हमने सेट करा, राइजिंग से हमने सेट करे बेनिफिक और मैलेफिक प्लैनेट्स कि ये बेनिफिक है, ये मैलेफिक है। नाउ इफ़ योर बेनिफिक प्लैनेट, भाई ये 3 प्लैनेट मेरे लिए बेनिफिक है, वो 3 प्लैनेट मेरे लिए मैलेफिक है। तो अब अगर उन मैलेफिक प्लैनेटों में लाइक कॉल इट लाइक योर दारकार का फॉल्स इन अ मैलेफिक प्लैनेट, कि आपका दारकारक जो है वो शनि बन गया, कोई मैलेफिक प्लैनेट जो है वो सेट हो गया आपका दारकारक, या बुध बन गया मेष लगन के लिए, डिस्टर्ब हो गया पर्सन। तो जस्ट एडवाइस इज भाई रिलेशनशिप से थोड़ा संभल के रहो, बच के रहो। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है? एक सामने वाले का चार्ट देख लो, कहीं वहाँ पे बुध कोई इंपॉर्टेंट प्लैनेट ना बन के बैठ गया हो, वॉगोराइजिंग ना हो, या कोई ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही बुद्धि की ऊर्जाओं को लेके बैठा हुआ है।
तो आपने केवल अपनी राइजिंग से समझ के, राइजिंग को देख के ये सारी चीज़ें सेट कर ली। नाउ द पावर इन द राइजिंग इज आई एम द क्रिएटर, कि मैं क्रिएटर हूँ। अहम ब्रह्मास्मि की पावर राइजिंग के अंदर है। हिंदू सिस्टम बिलीव्स इन 14 डिफरेंट तलास। हम 14 भुवन में, 14 लोकों में विश्वास करते हैं। तो 14 लोकास के अंदर अपर के लोकास भी हैं, डाउन के लोकास भी हैं, और ये 14 के 14 लोक्स जो हैं वो आपके बर्थ चार्ट में सेट है। द बर्थ का जो है कि भाई कर्मा के चक्र, कर्मा कर्मा कर्मा, उससे लिबरेशन, कर्मों से एक कर्मा चुका देंगे इस लोक पे, ये भूलोक है धरती, कर्मा चुका देंगे, आगे निकलेंगे, अपर भी जा सकते हैं जिनको अवेकनिंग आ गई, जिनको नहीं आई वो नीचे पड़ जाएंगे। अवेकनिंग आने का मतलब है हम लगन की तरफ मूव कर जाएंगे। विल अंडरस्टैंड आई एम द क्रिएटर, कि मैंने ही ये सारी चीज़ें जो हैं वो डायमेंशंस क्रिएट करी है। कोई लिबरेटेड पर्सन मिलेगा, कोई गुरु मिलेगा तो वो ऐसा ही मिलेगा, भाई जो भी हुआ उसको संतोष इसलिए है कि उसने खुद ने क्रिएट कराए फॉर अ रीज़न, ताकि इन एक्सेस को समझ जाऊँ, कर्मा से मुक्त हो जाऊँ, ये चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ले लूँ और एक जंप लगाऊँ ऊपर का। जंप, ऊपर के लोकाज में भी कई लोकाज हैं, तो जंप लगाना है उसको कहाँ, ब्रह्मलोक, ताकि बिल्कुल क्रिएटर बन जाऊँ। ब्रह्मलोक, देयर इज द टॉप नॉच इज द ब्रह्मलोक। कभी भी हमने ये नहीं कहा अहम रुद्रास्मि, मैं रुद्र हूँ या मैं विष्णु हूँ, नारायण हूँ, ऐसा हम नहीं कहते। द ब्रह्मास्मि हम कहते हैं, ब्रह्म जैसा क्रिएटर बनना चाहते हैं, द क्रिएटर। उसके अपर रुद्र लोकाज एंड ऑल, दे आर अपर फ्रॉम द ब्रह्मलोक। वहाँ तक पहुँचना इज जस्ट नॉट फ्रॉम दिस बर्थ चार्ट। ये बर्थ चार्ट की कंडीशन नहीं है, बर्थ चार्ट की एनर्जी नहीं है। तो अगर कोई मुझसे कहे कि भाई मेरे लगन का स्वामी 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो यू आर सिटिंग इन अ लोका। आप एक लोक से आए हैं, एक लोक की एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा हावी है, और अब आप कोशिश कर रहे हैं उस लोक से निकलने की, उससे बाहर आने की। जब हम 5th हाउस कहते हैं ना, मंत्र चैंटिंग, दान एंड ऑल, 5th हाउस बिलोंग्स टू लॉर्ड बाली। बाली से बिलोंग करता है, ये सुतल है, एकमात्र ऐसा नीचे का तल है जो कि अच्छा तल है, दैट इज़ द सुतल। लॉर्ड बाली से बिलोंग करता है, जिन्होंने नारायण को सब कुछ दान में दे दिया। तो इसीलिए 5th हाउस से, पंचम भाव से पूर्व पुण्य आते हैं, कि आपने पूर्व पुण्य में दान करे हैं बस, बिकॉज ये लॉर्ड बाली का हाउस है, ये दान को दिखाता है। अब कोई कंजंक्शन कोई कहे कि मेरे चार्ट में कंजंक्शन है शनि और शुक्र का, अब एक चार्ट है जिसमें वो कंजंक्शन हो रहा है 5th हाउस में, और एक चार्ट है जिसमें वो कंजंक्शन हो रहा है 10th हाउस के अंदर। दोनों की वाइब्रेशन बिल्कुल अलग होंगी, वाइब्रेशन में बिल्कुल फ़र्क होगा। एक पर्सन है जो कि सुतल पे लगा के बैठा है, एक पर्सन है जो कि महर लोक पे लगा के बैठा है। दोनों लोक अलग अलग तरह के हैं, दोनों लोगों की ऊर्जाएं अलग अलग हैं। इससे आप समझ पाते हैं कि एट द एंड किस कर्मा से मुक्त होना है, किस लोक से निकलना है, किस लोक से एनर्जी से बाहर मुझे आना है, और मेरी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है। तो बेसिक स्ट्रेंथ का पता आत्मकारक से भी लग सकता है और राइजिंग साइन से भी लग सकता है। द डिफरेंस बिटवीन आत्मकारक एंड राइजिंग साइन इज, आत्मकारक मान लीजिए किसी का चंद्रमा है और राइजिंग उसकी है स्कॉर्पियो। अब वो कहेगा भाई चंद्रमा मेरी आत्मा है, स्कॉर्पियो मेरी राइजिंग है, ये हुआ क्या है। अब इससे पता लगता है कि उसने पिछले जीवन, आत्मकारक इज द प्लैनेट, जो कि आपने पिछले जीवन में जिस एनर्जी को बार बार चैनलाइज करा। चंद्रमा जिनका आत्मकारक क्या है, इमोशंस को, लोगों की अप्रोच को, लोगों को खींच लाते हैं, ये उनके अंदर उनकी बेसिक स्किल है, ये उनकी मेन स्ट्रेंथ है। अब वो स्कॉर्पियो राइजिंग में आ गया, आत्मकार का स्कॉर्पियो राइजिंग। इट मीन्स कि इस जन्म में क्रिएटर ने क्या कहा कि भाई ये जो तुम्हारी बेसिक स्ट्रेंथ है ना, इसको दूर रखो। ऐसे पर्सन्स को चैलेंजेस बहुत फेस करने पड़ते हैं। ये 2 पॉइंट देख के ही समझा जा सकता है, अगर आपका आत्मकारक आपकी लगन में नीच का होता है, इंडिकेट्स कि भाई अब अपनी जो बेसिक स्ट्रेंथ, जो तुम बहुत धुरंधर बने थे पिछले समय में जिस चीज़ को लेके, अब वो इस जन्म में काम नहीं कर रही है। सम पर्सन फील कि भाई पावर तो मेरे पास इतनी है कि दुनिया बदल दो, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि या तो लोग मुझे समझ नहीं पा रहे, कनेक्ट नहीं कर पा रहे, मेरी बेसिक स्ट्रेंथ कोई नहीं समझ पा रहे, मैं अपनी बेसिक स्ट्रेंथ को लोगों को दिखाई नहीं पा रहा, ये वो दिक्कत है। तो आत्मकार का आपकी बेसिक स्ट्रेंथ है, वो सिंगल एनर्जी जिसको आपने मैनिफेस्ट करा, वो सिंगल एनर्जी जिसको आपने चैनलाइज करा। बट इट नॉट कि भाई अगर आपका आत्मकारक चंद्रमा है तो आपका रिलेशन ऐसा ही रहेगा। इट नॉट कि आपका आत्मकारक अगर चंद्रमा है तो आपकी फैमिली ऐसी ही रहेगी। या वन थिंग इज श्योर कि अगर आपका आत्मकारक चंद्रमा है तो ये एनर्जीज आप अपने रिलेशन, अपनी फैमिली को दे रहे हैं, हीलिंग दे रहे हैं, इमोशंस दे रहे हैं, और आप चीज़ों को बचा लेते हैं। बट अगर मुझे ये पता लग जाए कि किसी का राइजिंग साइन कैंसर है, तो आई जस्ट कैन सेड कि भाई आपका 7th हाउस में कैप्रिकॉर्न की वाइब्रेशन है। जब भी स्पाउस के राउंड कुछ होगा, वो प्रोफेशन से लिंक करेगा, वो वर्क लाइफ से लिंक करेगा, वो ड्यूटीज से लिंक करेगा, ड्यूटी निभानी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी। तो आत्मकारक की जगह अगर हम राइजिंग पे फोकस करते हैं तो हमें बहुत बड़ा एक सेट मिल जाता है कि क्या क्या हमें करना है, कैसे करना है, कैसे उस पर्टिकुलर लोक तक पहुंचना है। तो कर्मा, लिबरेशन एंड ऑल, इनकी बातें राइजिंग से ज़्यादा आती हैं। आत्मकारक से आपको अपनी स्ट्रेंथ पता लगती है। थर्ड, द आत्मकारक वर्सेज मून साइन। ये भी हो सकता है क्वेश्चन कि आत्मकारक वर्सेज मून साइन क्या है। चंद्र राशि वो है जो आपसे दुनिया चाहती है। मुझसे चाहते क्या हैं लोग, वे लोगों में मुझसे चाहते क्या है। मतलब किसी का अगर मून कैंसर के अंदर है, हम नॉट सेइंग आत्मकारक है, दाराकारक है, उसको हटा दीजिए, मून है कैंसर के अंदर,
राशि कौन सी हुई? कैंसर। कैंसर से लोग क्या चाहेंगे? इमोशंस चाहेंगे। लगन वो है जो दुनिया को दे सकती है। लगन इज लाइक मैं दे क्या सकता हूँ, और मून साइन इज व्हाट, दुनिया मुझसे क्या चाहती है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ अलाइन कर जाते हैं तब चार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। जो आज ये बिजनेस में पॉइंट निकले ना, डिमांड और सप्लाई के, आर कल्चर, हमारे कल्चर ने उसे सेट कर दिया आज से हजारों सालों पहले। लगन इज द सप्लाई, क्या मैं दे रहा हूँ। मून साइन इज द डिमांड, क्या दुनिया को चाहिए। जिसने दोनों को अलाइन कर दिया वो अपनी पावर को बहुत ऊपर ले जा सकता है। अब दुनिया को चाहिए आपसे हीलिंग, आप दे रहे हैं दुनिया को ट्रक, टेंशन, अलाइनमेंट ही बिगड़ गई। तो कैंसर, इसीलिए कैप्रिकॉर्न लगन के लोगों में कुछ होंगे जिनके पास कैंसर मून साइन है, कुछ होंगे जिनके पास लियो मून साइन है, तो वो उनकी एनर्जीज को अफेक्ट करता है। अब ये तीनों चीज़ों का आपको अंतर पता होना चाहिए ताकि आप भटक ना जाएं। जब एस्ट्रोलॉजर्स वीडियो बनाए जस्ट लाइक भटक ना जाएं कि भाई आत्मकारक, कभी मैं आत्मकारक था, कभी मैं लग्नेश हो जाता हूँ, कभी मैं चंद्रमा की राशि हो जाता हूँ, कभी मैं सूर्य की राशि हो जाता हूँ। इनमें फ़र्क क्या है? मून साइन इज़ द डिमांड, लोगों को आपसे क्या चाहिए। चंद्रमा जनता का कारक है। लगन क्या है? मैं क्या दे सकता हूँ, व्हाट आई जस्ट कैन गिव फ्रॉम माई साइड। किसी का लग्नेश अगर सेकंड हाउस के अंदर है तो वो क्या दे सकता है? वो सेकंड हाउस के रिसोर्सेज को दुनिया को बांट सकता है, दे सकता है। सेकंड हाउस फूड एंड ऑल, सेकंड हाउस शेल्टर, सेकंड हाउस भरण पोषण करना, सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट आप कह सकते हैं कि सस्टेनमेंट, लोगों को सस्टेन करा दे, उनके जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करे। तो ये वो चीज़ें हैं जो वो दे सकता है और उसे देनी चाहिए। क्रिएटर इज सिटिंग इन द सेकंड हाउस, ये आपकी फ्री विल बन गई, आपकी स्ट्रेंथ बन गई, पावर बन गई। द प्रिडिक्शन पॉइंट्स आर, इफ राइजिंग का लॉर्ड थर्ड हाउस में हो या 11th हाउस में हो, वो सिबलिंग्स में पर्सन को यंगेस्ट या एल्डेस्ट बना सकता है। राइजिंग का लॉर्ड अगर किसी भी ट्राइन के अंदर आ जाए, मीन्स 5th हाउस में आ जाए, 9th हाउस में आ जाए, 1st हाउस में आ जाए, तो बहुत शानदार राजयोग जो है बर्थ चार्ट के अंदर चैनलाइज हो जाते हैं। इन राजयोगों की पावर इतनी है कि इनकी फ्री विल बहुत ज़्यादा हो जाती है, आप किसी के कंट्रोल में नहीं आ पाते। फ्री विल आपके पास इतनी है कि भाई एम ब्रह्मास्मि चाहूँ जो क्रिएट कर दूँ। अगर 5th हाउस में है और 9th हाउस में, इनमें भी फ़र्क है। 9th इज़ द हाउस जो कि आपकी तपस्या को दिखाता है, 5th इज़ द हाउस जो कि आपके दान को दिखाता है कि मैंने इतना दान करा है पिछले समय में कि मेरे 5th हाउस में ग्रेट कंजंक्शंस हो गए, अच्छी अच्छी युतियाँ हो गई जिनमें लग्नेश भी आ गया, तो एक राजयोग बन गया। अब ये पर्सन अगर आगे पूछे कि भाई मैं इस जीवन में क्या करूँ, दान करो, कोई मंत्र चैंटिंग करो और दान करो। इन दोनों को करने से 5th हाउस पूरी तरह चैनलाइज हो जाएगा, लक्ष्मी भाव चैनलाइज हो जाएगा। 9th हाउस में है, गुरु से मिलो, तपस्या करो, गुरु की तरफ रहो। दान एंड और मंत्र से नहीं होगा, गुरु मंत्र से हो जाएगा। फ़र्क दोनों के अंदर। तो लगन का स्वामी जहाँ पे भी है वो हमारी स्ट्रेंथ है, वो हमारी सप्लाई है, हम वहाँ से बहुत कुछ दुनिया को दे सकते हैं। लगन का स्वामी थर्ड हाउस में है। थर्ड हाउस मीन्स फ्री विल, थर्ड हाउस मीन्स राइटिंग, थर्ड हाउस मीन्स कुछ लिखते रहना, थर्ड हाउस मीन्स कम्युनिकेशन। वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। जस्ट कैन सप्लाई योर थर्ड हाउस, थर्ड हाउस को दे सकते हैं। समटाइम पर्सन छोटा मोटा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस डाल लेता है, लग्नेश थर्ड हाउस में, साहब मेरी तो ये स्ट्रेंथ है, मैं तो ये करूँगा, ये तो मेरी सप्लाई है। सप्लाई यहाँ से आती है। फोर्थ, इफ राइजिंग साइन का लॉर्ड छठे हाउस के अंदर आ जाए, ये थोड़ी टॉक्सिक चॉइस है, या फिर 6th हाउस के लॉर्ड से कनेक्ट बना दे, तो इस चार्ट के अंदर होगा क्या? एक तरफ इज द एम ब्रह्मास्मि, आई एम द क्रिएटर, एक तरफ इज द एम द प्रारब्ध, मैं प्रारब्ध हूँ, मैं रोकूंगा, बाउंडेशंस हैं। तो दोनों में स्ट्रगल, चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इस चीज़ से हमें थोड़ा सा बचना चाहिए। वैन फर्स्ट हाउस लॉर्ड सिटिंग विद द 6th हाउस, 6th हाउस लॉर्ड इनके साथ हो, तो वहाँ थोड़ा सा हम अपने आप को सावधान रखें। इससे हम मैच मेकिंग भी कर सकते हैं और चार्ट्स को भी देख सकते हैं। इफ़ योर फर्स्ट हाउस लॉर्ड, योर राइजिंग साइन लॉर्ड हैविंग ग्रेट पोजीशन, मतलब बहुत अच्छी जगह बैठा है आपके स्पाउस के चार्ट के अंदर, मतलब आपके पार्टनर के चार्ट के अंदर, तो आप ये समझिए कि वो आपको हेल्प करता है, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके एटीट्यूड को, आपकी डिसीजन मेकिंग को, वहाँ वो सपोर्ट करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये है वो ब्रह्म की ऊर्जाओं को रखता है, क्रिएटर की ऊर्जाओं को रखता है, क्रिएशन। जब भी लग्नेश लगन के अंदर होगा वो पावरफुल होगा, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़्यादा कोशिश करेगा। उसके अंदर इंटेलेक्चुअल एनर्जीज ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी, बिकॉज उसने अपनी डायरेक्शन को अभी पिक ही नहीं करा, वो अपने डायमेंशन से, अपने पर्टिकुलर हाउस से अभी बाहर की तरफ मूव ही नहीं कर पाए। सो दे आर जस्ट सिटिंग देयर एंड जस्ट वॉचिंग कि भाई दुनिया में चल क्या रहा है, आसपास हो क्या रहा है। तो सब चीज़ों के ऊपर नज़र रखने वाले वॉच टावर की तरह अपने लग्नेश को बना के बैठे हुए हैं, अपने दुर्ग की तरह बना के बैठे हुए हैं कि हर पर्सन पर यहाँ से हम नज़र रखेंगे। ये एक अच्छी एनर्जी है। अच्छी एनर्जी है मीन्स टाइम लेती है चीज़ों के ऊपर जंप करने में। किसी भी चीज़ में जंप करना बहुत जल्दी यहाँ नहीं दिखाई देगा। यहाँ मैच्योर होना, आपको मैच्योर आउटलुक दिखाई देगा आपको पर्सन का, थोड़ा वो मैच्योर है। डिग्रीज मैटर करते हैं कि उस फर्स्ट हाउस के अंदर 2 डिफरेंट लोकाज आते हैं, इसमें पाताल का लोक भी आता है और ब्रह्म लोक भी आता है।
तो ये ऊपर से नीचे गिरना, ये जस्ट ऐसी एनर्जी को इंडिकेट करता है कि भाई आपने पा तो बहुत कुछ लिया, राइज बहुत ऊंचा हो सकता है इस लग्नेश की वजह से, इस पावर की वजह से। द कम्स टू द फियर, फियर उसके साथ लगा रहता है, डाउनफॉल का फियर यहाँ पे एक्सट्रीमली लगा रहता है कि एकदम से मैं नीचे ना गिर जाऊँ, इसका फियर राइजिंग में देखने को मिलेगा। सूर्य की ऊर्जाएं कालपुरुष कुंडली में प्रवाहित होती हैं, यहाँ पे मंगल की ऊर्जाएं कालपुरुष कुंडली में प्रवाहित होती हैं। तो सूर्य और मंगल, यू नो द पर्सनालिटी डोमिनेंट स्ट्रॉन्ग वर्सेटाइल पर्सनालिटी आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। कम्स टू द इम्पोर्टेंस, आई थिंक फादर, फादर जो है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लाइफ के अंदर। फादर सिबलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लाइफ के अंदर। वो या तो डिसीजन मेकर हो सकते हैं, डिसीजन अगर आप ले रहे हैं अपने दम पे तो हो सकता है उनके साथ आपको एक खींचतान दिखाई दे कि भाई यू आर जस्ट इनडायरेक्टली यू आर कंट्रोलिंग मी, इनडायरेक्टली योर एक्शंस कंट्रोलिंग मी, इनडायरेक्टली जो भी कर्मास आपने करे हैं वो मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा पर्सन को यहाँ लग सकता है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजर्स ने एक टर्म डेवलप करी, दैट इज़ द पितृ दोष, कि अगर आपके 5th हाउस के अंदर सूर्य कहीं से भी पीड़ित हो गया, पितृ दोष लग जाएगा। पितृदोष इज लाइक मेरे एक्शंस ही नहीं थे, मैंने वो एक्शंस ही नहीं लिए, वो लाइनेज में चलते आ रहे थे और मुझको भी उनका इफेक्ट मिला, मुझको भी उनकी परेशानी देखने को मिली। तो लगन में बैठा हुआ लग्नेश, लाइक लगन का लॉर्ड अगर लगन के ही अंदर है, इसीलिए वो फियर में रहता है कहीं ऐसा ना हो मेरे साथ जो पैटर्न्स मेरी फैमिली में रिपीट हुए। एंड स्पेशली द पैटर्न 7th हाउस से लिंक, और राइजिंग का लॉर्ड 7th हाउस को क्लोजली वॉच कर रहा है, क्लोजली देख रहा है। तो 7th हाउस इज व्हाट, 7th हाउस इज मैरिज, 7th हाउस इज पार्टनरशिप, 7th हाउस इज द फ्लॉज इन योर पर्सनैलिटी, जो कमियां हैं आपकी पर्सनैलिटी के अंदर। तो लग्नेश उसे देखता रहता है क्लोजली, और जो भी प्लैनेट 7th हाउस को देखता है गाइस, हर प्लैनेट जो है 7th दृष्टि रखता है। हर प्लैनेट क्यों रखते हैं वो 7th दृष्टि? वो उनकी इच्छा की दृष्टि है, वो उनके डिज़ायर की दृष्टि है। उनकी इच्छा है कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसा भी कुछ आप कह सकते हैं कि प्राप्त किया जा सकता है। तो जब भी लग्नेश 7th हाउस को क्लोजली वॉच करता रहता है लगन में बैठ के, तो उसको सीधे सीधे चीज़ों में एक्सट्रीम के लुक्स दिखाई देते। पॉजिटिव दिखेगा तो एक्सट्रीम का, और नेगेटिव दिखेगा तो एक्सट्रीम का। पॉजिटिव में दिखेगा तो बस सब कुछ शानदार है, और नेगेटिव में दिखाई देगा अरे चिंताओं के अलावा कुछ नहीं, मेरी पर्सनालिटी में कमियों के अलावा कुछ नहीं, ऐसा यहाँ महसूस हो सकता है। कम्स टू सेम फैमिली, पैटर्नल लाइनेज फैमिली प्लेज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने लग जाती है। बिकॉज यहाँ पे ब्रह्म की ऊर्जाएं हैं। पर्सन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको स्पिरिचुअल देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इंटेलेक्चुअल देखने को मिलेगा, ज्ञान एंड ऑल की बढ़ाई करने वाला, ज्ञान एंड ऑल के अंदर इंटरेस्ट रखने वाला। बिकॉज मंगल की एनर्जीज इन्वॉल्व हुई हैं, सूर्य की एनर्जीज इन्वॉल्व हुई हैं। हो सकता है भाई गेम एंड ऑल के अंदर बहुत ज़्यादा उसका इंटरेस्ट हो, लेकिन इशू इज़ कि वो अपनी राइजिंग से बाहर नहीं निकल पाया, उसने एक डायरेक्शन को पिक नहीं करा। सो जब भी कोई डिसीजन लेने की बात आती है तो यहाँ डिसीजन लेने में समस्या देखने को मिलती है। या तो सब कुछ वैसे ही मिल जाए बना बनाया, नहीं तो जब डिसीजन लेने की बात आती है तो ये पर्सन जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रेस को, चैलेंजेस को फेस करते हैं कि डिसीजन नहीं ले पा रहे, निकले तो किस तरफ निकले। दूसरे को मैनेज कर सकते हैं, सामने वाले को एडवाइस दे सकते हैं, इनकी दी गई एडवाइस ऑल द टाइम वर्क करती है। ट्रेडर्स के चार्ट में आपको देखने को मिलेगा, सामने वाले को बता दिया ये ट्रेड ले ले। रिलेशंस में सामने वाले को बता सकता है, बिकॉज वॉच टावर में बैठे हुए हैं, सब कुछ दिख रहा है इन्हें। लेकिन दिक्कत खुद जब डिसीजन लेने की बात आती है तो इनडिसिसिवनेस बहुत एक्सट्रीम यहाँ पे वर्कआउट करती है, बहुत प्रबल यहाँ पे दिखाई देती है। फिजिकल स्ट्रक्चर में ऑल द टाइम बॉडी के ऊपर ध्यान, ऑल द टाइम अपने एटीट्यूड, अपने बिहेवियर, इनके ऊपर ध्यान। और ध्यान भी इस पर्सपेक्टिव से कि कभी तो लगेगा कि बिल्कुल सब कुछ शानदार है, और कभी लगेगा कि बिल्कुल सब कुछ परेशानी भरा है, सब कुछ के अंदर समस्या है। तो अगेन द डिसीजन मेकिंग, किसी भी चीज़ को सस्टेन करना, किसी भी चीज़ को कंटिन्यू करना, इस पर्टिकुलर राइजिंग के पर्सन को आता है। बिकॉज यहाँ पे लगन का स्वामी लगन में ही बैठा, वो कहीं गया ही नहीं। तो जहाँ पे एक बार इनको आपने बिठा दिया, ये वहाँ पे बिल्कुल तटस्थ होकर बैठ जाएंगे कि बस इसको कर देंगे। कई ऐसे लोग देखने को मिलेंगे CA, बिजनेसमैन नहीं बट CA, या फिर किसी एजुकेशन के अंदर उनकी फैमिली ने, फादर के इनपुट्स आए, उनके अंदर इन्वॉल्व हो गए, अब उसके अंदर लगे हुए हैं, उसको वो छोड़ नहीं रहे। एक ही रिदम को, एक ही पैटर्न को, एक ही रिदम को फॉलो करते रहते हैं। अब उसमें अगर कमियां देखते रहेंगे, अच्छाइयां देखते रहेंगे, बट उससे निकल नहीं पाएंगे। ये यहाँ पे एक वीकनेस लग जाती है। सूर्य की एनर्जी प्रबल रहती है, तो आप कह सकते हैं आइज एंड ऑल के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान। कई बार यहाँ पर हेयर लॉस, हेयर इशूज़ अपने आप देखने को मिल जाते हैं। पर्सन इज मेरा कोई दोष नहीं, मैंने कुछ करा नहीं, फिर भी ये इशूज़ मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। ये इशूज़ यहाँ पे अपने आप डेवलप हो सकते हैं, बिकॉज राइजिंग का स्वामी है, लगन से बाहर ही नहीं निकला। तो ब्रह्म के अंदर, लगन के अंदर बैठा हुआ। आई थिंक द बिगेस्ट सप्लाई यू कैन गिव टू सोसाइटी, जो आप क्या सप्लाई कर सकते हैं, आई थिंक आप अपनी लग्नेश को, अपनी पर्सनालिटी को ही सप्लाई में दे सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है जो कि
कंसल्टेशंस एंड ऑल में बहुत हेल्पफुल है, काउंसलिंग में बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज द वॉच टावर पे बैठे हुए सब कुछ आपको दिख रहा है। इंटेलेक्चुअल वर्क्स आप आराम से कर सकते हो। मार्स और सूर्य की एनर्जी अगर सही चैनलाइज हो जाती है किसी भी तरह के इनिशिएटिव लेने में, फिर कोई भी फियर, कोई भी दिक्कत, कोई भी हेडेक नहीं रहती है। अगर यहाँ पे फादर के साथ किसी भी तरह की टसल क्रिएट हो गई तो वो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। समटाइम पर्सन फील्स कि भाई एक इनडायरेक्ट लेयर है फादर की, मैं उनको ऑल द टाइम चीज़ें ये कोशिश करता हूँ कि ऑल द टाइम इनको प्रूव करूँगा, हर चीज़ को प्रूव करने की कोशिश, हर चीज़ को प्रूव करके दिखाऊंगा, इसको प्रूफ दे के दिखाऊंगा। ये एक टसल जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। अगर ये सेकंड हाउस के अंदर हो जाए तो फर्स्ट हाउस आई टोल्ड यू ब्रह्म है, क्रिएटर है। सेकंड हाउस इज़ द रसातल, ये वो तल है जहाँ पे आनंद लिया जाता है, रस पान किया जाता है। सेकंड हाउस फूड को दिखाता है, सेकंड हाउस शेल्टर को दिखाता है, सेकंड हाउस भरण पोषण को दिखाता है। और लॉर्ड भरत की एनर्जी इसके अंदर ऑल द टाइम मूव होती रहती है। सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट द पोषण, पोषण जो मिलता है। अब लग्नेश जब सेकंड हाउस के अंदर आएगा तो निश्चित रूप से वो पोषण की एनर्जी इसको चैनलाइज करेगा, ट्रिगर करेगा। हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा अपनी फैमिली में। समटाइम होता है पर्सन जो है फैमिली में ही रीइंकार्नेशन, मतलब फैमिली में कहीं से लाइनेज से उठ के वापस से फैमिली के अंदर ही आ गए, तो यहाँ रीइंकार्नेशन की संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाती है। फूड एंड शेल्टर का है तो हो सकता है लोगों को फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करना इनकी हैबिट बन जाएगी, लोगों का ध्यान रखना इनकी हैबिट बन जाए। तो द सप्लाई, क्या आप दुनिया को दे सकते हैं, क्या देने के लिए दुनिया को आए हैं? आई थिंक सेकंड हाउस की एनर्जीज को लोगों को प्रोवाइड करने के लिए आए हैं। ये रसातल की ऊर्जाएं हैं। आप ऐसे लोगों को देखेंगे कहीं बहुत डिप्रेसिव एनवायरनमेंट हो रहा है तब भी वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ सब कुछ शांत कर देते हैं, सब कुछ को बेटर कर देते हैं। कोई डिप्रेसिव पर्सन इनके जीवन में हमेशा आता रहेगा, कोई ना कोई डिप्रेसिव पर्सन आपसे टकराता रहेगा। किसी भी चीज़ में चले जाओगे, इट लाइक फील्स है कि भाई मेरा रोल ही ऐसा बना दिया ईश्वर ने कि मैं डिप्रेसिव लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकालूं। ये डिप्रेस्ड है, ये परेशान है, ऐसे लोग आपके जीवन में आपसे टकराते रहेंगे। और कई ऐसे लोग भी टकरा सकते हैं जो मनमौजी हैं। अगर मनमौजी कोई टकराता है तो वो आपका मूल साथी है। इट्स लाइक एक पर्सन ऐसा मिला जिसने मेरे जीवन को टर्न कर दिया, तो वो कौन सा पर्सन हो सकता है? वो ऐसा हो सकता है जो सेकंड हाउस की एनर्जीज को रखे, मीन्स आनंद लेने वाला हो, आनंदित रहने वाला हो। अब अगर ऐसे पर्सन के साथ हैं जो ऑल द टाइम डिप्रेस ही रहता है, बड़ी समस्याएं आ जाती हैं, फिर आदमी परेशान हो जाता है। इस हाउस के मूल कंट्रोलर कौन है? शुक्र है। चंद्रमा यहाँ उच्च के होते हैं, आनंद रस यहाँ पे बहता रहता है। तो लग्नेश ने, ब्रह्म ने अपनी ऊर्जाओं को देख लिया कि मेरी फ्री विल मेरे सेकंड हाउस में है। फ्री विल सेकंड हाउस में होने का मतलब है फैमिली में वापस से आ जाना। ये आपके पास एक फ्री विल थी जिसको आपने चैनलाइज कर लिया, और यहाँ पर फैमिली की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की पर्सन कोशिश करता है। तो ट्राइज टू कि भाई पूरी फैमिली में तबाही आ गई थी, परेशानियाँ आ गई थी, सब कुछ हो गया था, मैं जैसे ही आया और मैंने फैमिली को संभाला। ये ऐसे लोग मिल सकते हैं। तो ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि एक फैमिली बनाते हैं। कई बार आपने देखने को मिलेंगे कि इन्होंने यूसे एस्ट्रोलॉजी के पूरे एक ग्रुप क्रिएट कर दिया, पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट क्रिएट कर दिया। या फिर कह सकते हैं कि आप कोई भी काम करने गए थे, गुरु से आशीर्वाद मिला और एक पूरा का पूरा सेंटर क्रिएट करके बैठ गए। तो फैमिली एंड ऑल क्रिएट करना यहाँ पे पूरी पावर हो जाती है। सोशल मीडिया एंड ऑल वहाँ पे आराम से पर्सन चल सकता है। और यहाँ कोशिश भी यही होनी चाहिए कि आप फैमिली क्रिएट करें। द क्रिएशन यही आपकी सप्लाई है, यही वो चीज़ है जो आप दुनिया को देने आए हैं। आप अपने सेकंड हाउस को दुनिया को प्रोवाइड करने आए हैं। सेकंड हाउस इज़ योर स्पीच, कम्युनिकेशन थर्ड में आता है। स्पीच, लोगों को ज्ञान देना, सीधे सीधे ज्ञान चैनलाइज कर देना, वो यहाँ पे है। रेडियो का जो होता है ना, रेडियो सिग्नल एक तरफ से वन वे, तो ये वन वे सिग्नल है। यहाँ कमियाँ क्या है कि ये वन वे अप्रोच है, यहाँ पे अप्रोच ही वन वे है बिल्कुल। और एक्सट्रीम का राइज और एक्सट्रीम का फॉल आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। ऐसे लोग देखने को मिल सकते हैं कि फैमिली में ये पैटर्न्स हो सकते हैं कि भाई बिजनेस एंड ऑल में थे, एक्सट्रीम का राइज एक्सट्रीम का फॉल देखने को मिल गया, कुछ ऐसा हो गया। या फिर फीमेल जो है वो परेशान है। अगर फीमेल परेशान रहती हैं आपके आसपास फैमिली में, वास्तव में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस है, कुछ ना कुछ परेशानी है। समटाइम ये भी होता है कि भाई फीमेल परेशान थी, उनको हेल्प करने के लिए, अपनी मदर को हेल्प करने के लिए किसी चाइल्ड ने जन्म लिया या नहीं, ये देखा जा सकता है यहाँ से। सेकंड हाउस में बैठा प्लैनेट अष्टम को देख रहा है। अष्टम इस एकदम से होगा जो भी कुछ होगा। तो दृष्टि कैसी है उसकी? उस हाउस पे है जो कह रहा है कि भाई एकदम से होगा जो भी कुछ होगा। तो सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट है, एट्थ को देख रहा है, ऑकल्ट पे इंटरेस्ट निश्चित आएगा। ऑकल्ट से इनकम चैनलाइजेशन हो सकती है। इनकम चैनलाइजेशन के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है, फैमिली को स्टेबल करने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। आएगी कहाँ से इनकम? ऑकल्ट से, मिस्टीरियस वर्क से। ऐसा कोई वर्क, हिडन वर्क जो कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है। क्या वो आपका प्रोफेशन है? प्रोफेशन नहीं, वो आपकी इनकम का साइड हसल में हमेशा एट्थ हाउस की एनर्जीज प्रेजेंट होनी चाहिए। वो वर्क ही तब कर पाएगी। उसमें आपको कमियां देखने को मिलेंगी। ऐसे लोग होंगे सेकंड हाउस में लग्नेश है और रिसर्च में लगे हुए हैं, डीप रिसर्च कर डाले। इनकी रिसर्च की बुक शांति नहीं होती। वो इसलिए है कि इनको जैसे ही कोई भी रिलेशन में झटका मिलेगा, प्रोफेशन में कोई झटका मिलेगा, दे जंप टू देयर एट्थ हाउस। लग्नेश जिस भी हाउस को देखता है वो उसके लिए मारक है।
वो उसकी कमियाँ हैं। तो जब भी मेरे को कोई झटका आएगा, मैं तुरंत अपनी कमियों को देखूँगा, भाई मेरे अंदर क्या कमी थी ऐसी? कमी इज़ इन द 7th फ्रॉम द लग्नेश। वो आप और उस पे आप जंप कर जाते हैं, उसकी तरफ आप मूव कर जाते हैं। तो यहाँ होता क्या है कि जैसे ही कोई भी रिजेक्शन आता है, पर्सन जस्ट जंप्स टू 8th हाउस। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल सकती है बिकॉज़ फैमिली में रीइंकार्नेशन है, या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व करने में आपकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती है। ओवरऑल शुक्र और चंद्रमा की ऊर्जाएँ प्रबल हैं, तो आई थिंक फेस के ऊपर जो ग्लो है वो यहाँ पे निश्चित रूप से आना चाहिए, और फेस के ऊपर अट्रैक्शन जो है वो एक अच्छे लेवल का रहना चाहिए। यहाँ पे आपकी अप्रोच जो है मुझे लगता है ऐसी है जिसमें कि हमें काफ़ी तलाश को क्रॉस करना है टू रीच द ब्रह्मा। तो इट मीन्स कार्मिक पैटर्न्स यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। जीवन में कार्मिक लोगों का आना जाना चलता रहता है, आप ये समझिए। तो यहाँ इस तरह से इस चीज़ को समझा जा सकता है। अगर आपको तलों के ऊपर भी विशेष वीडियो चाहिए कि किस तरह से तल एंड ऑल होते हैं, तो गाइज एक ही पॉइंट आपको करना है, आपको कमेंट के अंदर बस मेंशन करना, इतना सा तो हम कर सकते हैं। इतना सा आप कर दीजिए, यू सी यू गोना लव इट। वो आपको बहुत पसंद आएगी, बिकॉज उससे हम कार्मिक पैटर्न्स एंड ऑल को आराम से समझ सकते हैं कि भाई अभी और कितनी व्यवस्थाएं हैं और कितने तलों पे घूमना बाकी है। अगर ये थर्ड में आ जाए, तो राइजिंग का लॉर्ड अगर थर्ड में आता है, तो थर्ड बिलोंग्स टू आपकी विल पावर, आपके कॉन्फिडेंस को बिलोंग करती है। अब विल पावर कॉन्फिडेंस के ऊपर लग्नेश का आ जाना मीन्स कि ये उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ब्रह्म ने यही समझा, भाई इस पूरे गेम से बाहर निकलने के लिए, लिबरेशन को प्राप्त करने के लिए कुछ तो ऐसी चीज़ होगी ना जो कि क्रिएटर ने बहुत अहम समझी होगी कि यार बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये चीज़ तो मिलनी चाहिए, तब मैं बाहर निकल पाऊंगा इस पूरे के पूरे जाल से। तो इस मकड़ जाल से निकलने के लिए लग्नेश ने अपने आप को तीसरे में रख लिया, जो कि विल पावर का, कॉन्फिडेंस का और शॉर्ट ट्रैवल का हाउस है। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे एक राजयोग अपने आप लग गया। पर्सन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए अपनी विल पावर को। उसकी स्ट्रेंथ के आगे सारी चीज़ें नतमस्तक है, उसकी मैनिफेस्टेशन पावर के आगे सारी चीज़ें नतमस्तक हैं, उसके कम्युनिकेशन के आगे सारी चीज़ें नतमस्तक हैं। सब चीज़ें झुक जाती है। आपका कम्युनिकेशन, आपकी शॉर्ट ट्रैवल, छोटी यात्राएं, छोटी यात्रा करनी हमें चाहिए यहाँ पर, वो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी पावर है। उसको हमने कहा कि ये मेरी स्ट्रेंथ है यार, अगर कोई भी दिक्कत आएगी ना, मैं थर्ड हाउस पे जंप कर जाऊँगा। कोई पर्सन पूछते हैं भाई प्रोफेशन में मेरी विल पावर या मेरी मैनिफेस्टेशन पावर या मेरी जो स्ट्रेंथ है वो चैनलाइज नहीं हो पा रही, तो वहाँ से निकलिए। द वर्क जस्ट कांट हेल्प यू, द वर्क जस्ट कांट हेल्प यू फुलफिल योर गोल। आपके गोल्स को आप पूरा नहीं कर सकते, जो बड़े गोल हैं। और बड़े गोल क्या हैं? द अहम ब्रह्मास्मि, क्रिएटर बनना या फिर लिबरेशन को प्राप्त करना। सो थर्ड हाउस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड हाउस इज़ द हाउस की भाई कोई समस्या थी, हम यहाँ से निकलें, विल पावर का यूज़ करके, स्ट्रेंथ का यूज़ करके, अपनी स्ट्रेंथ पोटेंशियल का यूज़ करके हम उस समस्या से निकलें, उससे बाहर आएँ बिल्कुल। थर्ड हाउस सिबलिंग्स का हाउस भी है, तो आई थिंक सिबलिंग्स पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल थर्ड हाउस का लग्नेश का स्वामी प्ले करता है। और वो कैसा रोल हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि भाई आप जो है अपनी फैमिली में जन्म होता है आपका, और उनके बाद कोई चाइल्ड, कोई बर्थ हो जाता है सिबलिंग का। और यहाँ ये भी देखने को मिला है कि लग्नेश जब भी थर्ड हाउस या 11th हाउस में मूव करते हैं, कई बार मदर को जो है मिसकैरेज या फिर कोई चाइल्ड का लॉस एंड ऑल ये हुआ होगा। उस समस्या को रोकने के लिए भी लग्नेश ने अपने आप को तीसरे में रखा। तो काफ़ी दानी टाइप का लग्नेश यहाँ दिखाई देता है। फैमिली एंड ऑल की ध्यान रखने वाला, फैमिली एंड ऑल को प्रोटेक्ट करने वाला, सिबलिंग्स को प्रोटेक्ट करने वाला, उसने आपको थर्ड हाउस में अपने आप को समेट लिया। इनकी मिस्टिकल पावर की लिमिट नहीं है। हमें लगता है मिस्टिकल पावर अष्टम भाव में है, अष्टम से अष्टम भाव है तीसरा, और अष्टम से अष्टम के साथ साथ थर्ड हाउस नागलोक को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर नागों की ऊर्जा जो है वो बहुत प्रबल है। अगर किसी का लग्नेश थर्ड हाउस में हो तो दो बातें उसे हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। द फर्स्ट इज द एक्सेस, कि मतलब कहीं से भी आपको कोई पकड़ ना ले। कई बार इनको रिलेशन या मैरिज में ऐसा लगता है कि सामने वाले ने इनको कस के पकड़ लिया है, ये निकल नहीं सकते, इनकी फ्री विल खत्म हो गई है, ऐसा इन्हें महसूस यहाँ पे होता है। बिकॉज ये नाग का एक्सेस है, इस पर्टिकुलर हाउस के अंदर एक्सेस लगा हुआ है, द सर्पेंटाइन एक्सेस, सर्पों का। ये नागलोक को रिप्रेजेंट करता है। अब होता क्या है, कोई भी रिलेशन बना, कोई भी कनेक्शन बना, इनको फील होता है यार ये नागलोक की एनर्जी चैनलाइज ना हो जाए, कहीं कोई मुझे पकड़ ना ले, या मुझे पकड़ ना ले, मुझे दबा ना दे, मुझे बांध ना दे, ऐसा फियर होता लगता रहता है। एंड द सेकेंड इज, इस फियर को अगर हम हटा दें तो इनकी वाणी जो होगी, राइटिंग जो होगी, वो दूसरों को पाश में बांध देने वाली होगी। दूसरों को पाश में बांध देते हैं, एक पाश है उसके अंदर ही बांध देता है। तो थर्ड हाउस के अंदर जब भी लग्नेश आएगा, वो पाश की पावर आपके साथ है। जब शनि आपके सपोर्ट में है तो आप दूसरों को बांध सकते हैं, जब शनि आपके विरोध में है तो कर्मों का पाश जो है आपको बांध सकता है। तो यहाँ पे मैरिज रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम का ध्यान रखना चाहिए। और मिस्टिकल तांत्रिक पावरों की तो आप बात ही मत करिए, लाइक वो तो इतनी ज़्यादा है आपके पास कि उनकी तो मतलब थाह लगाना ही संभव नहीं है। थर्ड हाउस के अंदर किसका इन्फ्लुएंस है? बुध का है, राहु का है, तो इनका इन्फ्लुएंस है, कम्युनिकेशन को टॉप नॉच का बना देते हैं। बट पाश गाइस, पाश का बहुत ध्यान रखना है। अगर कोई भी झटका आएगा, कोई भी परेशानी आएगी, तो जंप यहाँ का स्वामी कहाँ करेगा? 9वें भाव में करेगा।
लग्नेश जिस हाउस को देखता है मैं उसकी तरफ जंप करूँगा जब मुझे कोई रिजेक्शन मिलेगा। तो जैसे ही कोई रिजेक्शन आया रिलेशन में, मैरिज में, कहीं पे भी कोई रिजेक्शन आया, नाइन्थ हाउस गुरु का भाव है। नाइन्थ हाउस फॉरेन ट्रैवल का भाव है। फॉरेन के अंदर जो कनेक्शन है, विदेश में जो आपके साथी संगी हैं उनका हाउस है। कोई भी जंप आएगा, पर्सन फ़ोन उठाएगा, पहले कॉल करेगा विदेश में, आस पड़ोसियों को बाद में ढूंढेगा, पहले कॉल विदेश में डाल करेगा, पहले कॉल अपने दूर के लोगों को करेगा, अदर कल्चर के लोगों को करेगा, अदर कास्ट के लोगों को करेगा, अपने गुरु को कर सकता है। इनका ध्यान रखना चाहिए। और थर्ड हाउस में जब भी लग्नेश हो, गुरु की सेवा करनी चाहिए। यहाँ पे पर्सन जो है कई बार मदमस्त हो जाता है। मदमस्त इसलिए है कि उसके पास पाश आ गया ना, शनि उसका इस समय फेवर कर रहे हैं, पाश है उसके हाथ में, जिसको चाहे बांध दे। और जब वो निकल जाएंगे तो ये पाश हमें रिलेशनशिप, मैरिज, प्रोफेशन कहीं से भी बांध सकता है। तो बहुत 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 सेंसिटिव हाउस जो है वो थर्ड हाउस है, बहुत सेंसिटिव हाउस है। जीवन का एक फियर जो है यहाँ पे पर्सन को रहता है, लाइफ का फियर उसको रहता है। उसको ये लगता है यार कोई पाश में ना बांध दे, कोई पाश मेरे को पकड़ ना ले बस। फोर्थ हाउस के अंदर ये अगर ये हो जाए तो वेल, फोर्थ हाउस देखिए क्या है। फोर्थ हाउस सुख स्थान है। फोर्थ हाउस फैमिली का हाउस है। फोर्थ हाउस आपके वाहन एंड ऑल को दिखाता है। जब भी क्रिएटर फोर्थ हाउस में आएगा तो उसने ये मान लिया ना, क्रिएटर ने, देखो उसके क्रिएटर के पास 12 हाउस थे, क्रिएटर के पास 12 हाउसेस थे। उसने अपने फ्री विल का यूज़ करा। उसने कहा ठीक है, मुझे लगता है चौथा भाव मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा अपने पर्पज़ को प्राप्त करने में। फोर्थ हाउस में वो आ गया। फोर्थ हाउस सुख का भाव है। फोर्थ हाउस वाहन एंड ऑल का भाव है। फोर्थ हाउस आपके प्रॉपर्टी एंड ऑल का भाव है। तो उसने अपने आप को साइड कर लिया ना कि मैं पर्सनल लाइफ पे ज़्यादा ध्यान दूंगा, मटेरियल्स पे मैं ध्यान दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि ये मटेरियल्स जो है वो मेरे लाइफ के पर्पज़ को सॉल्व कर पाएँ। तो फोर्थ हाउस में अगर किसी का लग्नेश होगा तो अंडरस्टैंडिंग इज़ कि भाई आप पर्सनल लाइफ पे ध्यान दीजिए। पर्सनल लाइफ आपके लिए मैटर करती है। अगर पर्सनल लाइफ पे आप ध्यान देते हैं तो आपके लाइफ के गोल पूरे होंगे और आप इस भंवर जाल से, इस मकड़ जाल से बाहर निकलेंगे। सेकंड ये हो सकता है कि पर्सनल लाइफ पे ध्यान देने से हमारा जो है वो मतलब फोर्थ हाउस पे अगर हम ध्यान देते हैं तो हम प्रॉपर्टी एंड ऑल अच्छी क्रिएट कर सकते हैं। फैमिली में हमारा मन जो है लग सकता है। तो यहाँ पे आपका टेस्ट भी यहीं लिया जा रहा है और ये करना भी हमारी मजबूरी है। तो हमारे कर्मास भी ज़्यादा हैं फोर्थ हाउस से, और इसी को करके हम इस पूरे एक्सेस से बाहर निकलेंगे। लग्नेश अगर फोर्थ हाउस में है तो राजयोग तो निश्चित है। लग्नेश का केंद्र और त्रिकोण का राजयोग तो बना है, और वो चैनलाइज भी होगा। कैसे चैनलाइज होगा? मदर के साथ अच्छे संबंध हो सकते हैं। मदर की पर्सनालिटी पे आपका बहुत ध्यान हो सकता है। लाइक मदर की पर्सनालिटी जैसी मेरे को एक पर्सनालिटी बनानी है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मदर के नेम पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का निर्माण कर देते हैं, वो यहाँ देखने को मिल सकते हैं। वो ये ऊर्जाएँ हैं दुनिया के, मतलब परिवारों को चेंज करने की ऊर्जा। थोड़ा अगर बड़े डायमेंशन पे आप देखेंगे तो रियल एस्टेट एंड ऑल में जा सकते हैं। बट आई थिंक बेस्ट ये रहेगा कि हम अगर प्रोफेशन या इन्वेस्टमेंट की बात है तो इंटेलेक्चुअल वर्क्स की तरफ अपने आप को रखें, वो ज़्यादा हमारे लिए फेवरेबल है। एंड सेकंड क्या हो सकता है? सेकंड ये हो सकता है कि आप लोगों के लिए परिवार बनने की कोशिश करिए, मदर बनने की कोशिश करिए, बिकॉज ये ऊर्जा जो है वो आपकी तरफ से सप्लाई हो रही है। आर्किटेक्ट बन सकते हैं बहुत अच्छे, ऐसे बन सकते हैं जो परिवार का ध्यान रखने वाले हों, घर का ध्यान रखने वाले हों, घर को मैनेज करने वाले हों, वो यहाँ आसानी से बना जा सकता है। तो ये काम यहाँ पे बहुत आसानी से किया जा सकते हैं, और अगर हम करते हैं तो आई थिंक हम काफ़ी अच्छी पोजीशन पे रहेंगे। लेकिन जब भी कोई रिजेक्शन आएगा, क्या हम फोर्थ हाउस की तरफ भगेंगे? नहीं, हम 10th हाउस की तरफ भगेंगे। लग्नेश जिस हाउस को देखता है, जैसे ही कोई रिजेक्शन आता है हम अपनी कमियों को देखते हैं। लग्नेश जिसको देख रहा है वहाँ उसे कमियाँ दिखती रहती हैं। तो ऐसे लोग कई बार एक्सट्रीम केसेस में ये हो सकता है कि ये दो ही पार्टों के बीच फंस जाएं, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशन, पर्सनल प्रोफेशन, बस आधा दिन पर्सनल, आधा दिन प्रोफेशन, बस, और कुछ ना दिखे इन्हें। उसके अलावा और चीज़ों के टुवर्ड ये ब्लाइंड हो जाए। तो यहाँ पे जैसे ही कोई पर्सन को रिजेक्शन आता है तो पर्सन जम्प्स टू द 10th हाउस कि भाई जैसे ही कोई दिक्कत आएगी प्रोफेशन की तरफ भाग जाएंगे। घर को छोड़ के प्रोफेशन की तरफ निकल गए, घर को छोड़ के तपस्या की तरफ निकल गए, घर को छोड़ के निष्काम कर्मों की तरफ निकल गए। तो एकदम से अटैचमेंट, एकदम से डिटैचमेंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसीलिए ये फर्स्ट गंडांत है फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस में। किसी का भी लग्नेश ने अपने आप को फोर्थ हाउस में जब रखा तो उसने अपने आप को साइड कर लिया ना, उसने अपने आप को साइड कर लिया अपने चतुर्थ भाव के साथ। उसने कह दिया भाई मेरे लिए फोर्थ हाउस मैटर करता है, मेरी राजयोग की ऊर्जा है, मैं फोर्थ हाउस में इन्वेस्ट करूंगा। फोर्थ हाउस मदर का हाउस भी है, तो मदर वर्सेस फादर में आई थिंक मदर की तरफ पर्सन अपने आप को साइड कर लेता है। और इससे ये भी इंडिकेट होता है, ये भी पता लगता है कि मदर जो है उन्होंने काफ़ी चैलेंजेस को फेस करा है। तो बर्थ ऑफ चाइल्ड, जन्म के समय के आसपास, चाइल्ड के जन्म के समय के आसपास काफ़ी समस्याओं को यहाँ फेस किया गया है, चैलेंजेस को फेस किया गया है। वो स्ट्रेस, वो एंजाइटी जो है वो फोर्थ हाउस में है। तभी उसको कंट्रोल करने के लिए, उसे टेम डाउन करने के लिए फोर्थ हाउस की तरफ आके लग्नेश अपने आप को बैठा लेते हैं, बैठ जाते हैं। अब कोई भी रिजेक्शन आएगा, समस्या आएगी, पर्सन 10th हाउस की तरफ मूव करेगा। तो ये उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि मैं अपने, मेरी रिदम जो है फोर्थ हाउस से कनेक्ट होती है। तो चतुर्थ भाव फैमिली का भाव है। चतुर्थ भाव मीन्स मेरी सप्लाई क्या है, मैं क्या दुनिया को दे सकता हूँ।
फोर्थ हाउस की एनर्जी इसको दे सकते हैं। फोर्थ हाउस से रिलेटेड काम आपको करने चाहिए। फोर्थ हाउस के अंदर साइन देखना चाहिए कौन सा आता है। वो प्रोफेशन अगर आप करेंगे तो उसमें वैसे ही सफल है, और सप्लाई है ना वो आपके पास, वो रुक तो रही नहीं है, उसकी सप्लाई आपके पास इंडेफिनाइट है, तो यहाँ से सप्लाई की जा सकती है। अगर सामने से डिमांड भी वही आ रही है तो दी बेस्ट है, नहीं तो सप्लाई तो आपकी तरफ से हो रही है कि भाई और कुछ है नहीं है, मैं मेरे फोर्थ हाउस की सप्लाई तो करके बैठा हुआ हूँ, फोर्थ हाउस को तो मैं मूव करा रहा हूँ बाहर। इंटेलेक्चुअल कनेक्शंस बिल्ड करना पर्सन की हैबिट हो जाती है, उसकी इच्छा है इंटेलेक्चुअल कनेक्शंस को बिल्ड करना, उसकी इच्छा है कि वो मार्शियन एनर्जी, वायलेंस एंड ऑल इनसे दूर रहे, बच के रहे। उसकी इच्छा है कि भाई मैं अपने आप की रिदम जो है वो काफ़ी कम्फी, काफ़ी काम, काफ़ी पीसफुल रिदम को सेट करके रहूँ। समस्या की बात क्या है? समस्या की बात है एक संबंध में अपने आप को एक्सट्रीम पे चूज़ कर लेना। तो लग्नेश जब भी फोर्थ हाउस में होगा, पर्सन इमोशंस की तरफ अपने आप को चूज़ करके बैठा, उसने कह दी भाई इमोशंस मेरे लिए मैटर करते हैं मैक्स। अब अगर किसी रिलेशनशिप के अंदर, किसी व्यवस्था के अंदर इमोशंस नहीं देखने को मिलते हैं पर्सन से, तो वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। अगर थोड़ा सा भी वायलेंस उसने देखा, थोड़े से भी एंगर इशूज़ देखे, तो पर्सन जस्ट लाइक स्विच डिसअपियर। ये यहाँ पे बनता है, यहाँ पे ट्रांजिशन है, यहाँ पे एक बदलाव है। एंड ये हाउस जो है माया का भाव है, ये जो लोक है ये माया का है। फोर्थ हाउस का लोक माया कंट्रोल करती है। तो माया मीन्स पर्सन कई बार केसेस में माया में लॉस्ट भी हो जाता है, उसको बाद में एहसास होता है, बाद में उसके अंदर रिवीजन आता है कि यार हाँ लॉस्ट हो गए थे, वो सही डिसीजन नहीं ले पाए थे। तो ऐसा भी यहाँ पे महसूस होता है। फोर्थ हाउस माया की ऊर्जाओं को रखता है, और इनका हमेशा इंटरेस्ट जो है वो सेवन्थ हाउस पे बना रहता है, बिकॉज माया का ही चाइल्ड है बाला, जिसने सप्तम भाव का निर्माण करा है। तो सेवन्थ हाउस के ऊपर ध्यान पर्सन का हमेशा है, मैरिज की तरफ ध्यान है, और अपने स्पाउस को, पार्टनर को बच्चे की तरह ट्रीट करना इनको आता है। बट अगर इनको मार्शियन एनर्जी दिखी तो ये वहाँ से डिसअपियर हो जाएंगे। तो आई थिंक यही अलाइनमेंट है जो यहाँ पे सेट हुई है। आगे की सेशंस के अंदर कवर करेंगे। मून बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, मून और जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। अगर हम बात करें फिफ्थ हाउस की, कि लग्नेश जो है उठ के फिफ्थ हाउस में आ गया है, तो लग्नेश ने देखिए उसके पास 12 हाउसेस थे, अपॉर्चुनिटीज़ थी, फ्री विल का यूज़ करा, पंचम भाव में आके बैठ गए। पंचम भाव कैसा भाव है? पंचम भाव त्रिकोण का भाव है, लगन के साथ त्रिकोण बनाता है, और त्रिकोण मीन्स सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट की ऊर्जाएं फ्लो होती हैं, तो कन्फ्यूज़न नहीं है, डिलेमास नहीं है। उसके पास एक क्लियर पिक्चर है कि मैं अपने फिफ्थ हाउस में आया हूँ, मेरा ये सेट काम है, मुझे ये काम करने हैं, इमोशन से बाहर निकलना है और थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच को अपनाना है। ये क्लियर पिक्चर कहीं ना कहीं पर्सन के पास है, और ये उसने काफ़ी ज़्यादा इमोशनल स्ट्रगल से महसूस करी है, प्राप्त करी है। तो शुरुआत में हो सकता है पर्सन को इमोशनल ट्रॉमास देखने को मिले, बट विद टाइम डेवलप दिस अप्रोच कि भाई ठीक है चैलेंजेस हैं, बट अब बाहर निकलना है और अपने आप को साइड करना है अपने फिफ्थ हाउस के साथ। ओवरऑल इस हाउस के अंदर कौन सी ऊर्जाएं फ्लो करती हैं? सूर्य की ऊर्जाएं फ्लो करती हैं, केतु की ऊर्जाएं फ्लो करती हैं। तो कार्मिक एनर्जीज तो यहाँ फ्लो करती रहती हैं, लेकिन ये पर्सन ऐसे नहीं है जो कर्मास के अंदर अटकेंगे भटकेंगे एंड ऑल। ये क्लियर पिक्चर बना लेते हैं, ये ऐसे काम करना है, मीन्स डायरेक्शन को सेट करना है, प्रैक्टिकल अप्रोच को रखता है। फोर्थ हाउस में लग्नेश भटक जाता है, लॉस्ट हो जाता है। फिफ्थ हाउस में लग्नेश भटकता नहीं है, लॉस्ट नहीं हो पाता, प्रैक्टिकल अप्रोच को रखता है। हर काम करने में पहले ही साइट खींच लेते हैं कि भाई इतना टाइम इसको देना है, उतना टाइम उसको देना है। हायर एजुकेशन एंड ऑल, उनके ऊपर लग्नेश का इम्पैक्ट आता है, और वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। दे आर योर सप्लाई, ये आप दुनिया को दे सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, प्रैक्टिकल कैसे बना जाए ये बता सकते हैं, काउंसलिंग एंड ऑल कर सकते हैं। उसमें भी वो स्पेसिफिक काउंसलिंग जिसमें कोई डिप्रेस पर्सन आपसे मिलता है, जिसको कोई इमोशनल ट्रॉमा, एक झटका लगा है, उसकी काउंसलिंग करना यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। एजुकेशन काउंसलिंग जो है पर्सन कर सकता है, तो काफ़ी फील्ड आपके लिए ओपन हो जाती हैं व्हेन एवर लग्न लॉर्ड सिट्स इन द फिफ्थ हाउस। ज्ञानी पर्सन हो सकता है, बट यहाँ पे उसको समस्याएं जो है पितृ पक्ष से आती है, पितृ मतलब फादर लाइनेज से काफ़ी समस्याएं देखने को मिलती है। सपोर्ट आ सकता है, मैटीरियलिस्टिक सपोर्ट आ सकता है, बट कम्स टू द पितृ दोष यहाँ पे लगने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल हो जाती हैं। ये फिफ्थ हाउस किस लोक से बिलोंग करता है? सुतल से बिलोंग करता है। सुतल के कंट्रोलर कौन है? वेल, लॉर्ड बाली इज़ द कंट्रोलर। तो आपको लग्नेश पंचम भाव में मिला, ये पहली ही इंडिकेशन है कि आपने फिर पिछले जीवनों के अंदर दिल खोल के दान करा, दिल खोल के दान किया गया है, और वो इसीलिए किया गया है कि इमोशनल ट्रॉमास आपने देखे हैं। तो अब आपको क्या पता लग गया कि मेरे को इमोशनल ट्रॉमास आए थे, अब मैं उनसे बाहर निकल रहा हूँ, प्रैक्टिकल हो रहा हूँ। अगर इस लाइफ में पर्सन थोड़ा चीट करे या प्रैक्टिकल अप्रोच को अपनाए तो कोई गलत बात यहाँ पे नहीं है, बिकॉज उसके साथ ये चीज़ें हुई हैं। अब वो थोड़ा स्केप्टिकल हो चुका है चीज़ों के प्रति। सूर्य है, केतु है, तो वो पावर, वो स्टेटस जो है वो मूव करता है फिफ्थ हाउस के अंदर। एजुकेशन को भी स्टेटस से लिंक कर देना, पावर को प्राप्त करना एंड ऑल, ये उसे महसूस होता है। बट ऑल द टाइम उसे फील होता है कि कोई है जो पीछे है, कोई है जो पीछे खड़ा है। द पीछे खड़ा इज़ लाइक या तो पित्र है, मतलब फैमिली के पूर्वज हो सकते हैं, या फिर आपको आपके फादर को देख के ऐसा लग सकता है इज़ लाइक किसी को प्रूव करना है, किसी को बस कुछ प्रूव करके दिखा देना है। तभी तो आपने सबसे शानदार हाउस चुना है ना अपने हाउस बर्थ चार्ट का, फिफ्थ।
आपने कहा सबसे बेस्ट ही चुन लेते हैं। तो अब यहाँ प्रूव करना है, भाई प्रूव करके दिखाएंगे कि हमारा डिसीजन कितना राइट था। फिफ्थ हाउस में जब भी लग्नेश आता है, ये एक समस्या होती है पर्सन के साथ, वो हमेशा इस लूप में आ जाता है, इसको सिद्ध करके दिखाऊंगा, इस काम को सिद्ध करके दिखाऊंगा, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली इसे तो पूरा करके ही दिखाऊंगा और मेरे डिसीजन गलत हो ही नहीं सकते। ट्रेडर्स के चार्ट में देखने को मिलेगा, बिजनेसमैन के चार्ट में देखने को मिलेगा, पावर जिन्होंने प्राप्त करी है उनके चार्ट में, सिविल सर्विसेज को क्रैक करने वाले लोगों के चार्ट में ये देखने को मिल सकता है। मेरे डिसीजन रॉन्ग नहीं होंगे, इन्हें ये लगता है, और ये पूरी जान लगा देते हैं ये दिखाने में कि देखो कुछ भी हो गया ना, मेरा डिसीजन तो रॉन्ग नहीं है। ये एक लूप है, ये एक ट्रैप है जिसमें हमें नहीं अटकना चाहिए। शुड डिवोट, हमें डिवोशन देना चाहिए, वही है दान, पंचम भाव में दान। लॉर्ड विष्णु की तरफ कनेक्ट अपने आप दिखाई देगा, कॉज वामन अवतार विष्णु के अवतार, तो उनकी तरफ कनेक्ट तो आपका निश्चित है। ओवरऑल अलाइनमेंट अच्छी है, सूर्य केतु को साथ रखिए। और पंचम भाव में कौन प्लैनेट है जो फिफ्थ हाउस को डिस्टर्ब कर सकते हैं? आई थिंक राहु केतु, ये फिफ्थ हाउस को थोड़ा डिस्टर्ब कर देते हैं। तो कार्मिक एंगल जितने ना लगें उतना बेटर है, जितने हम कार्मिक एंगलों से बचे उतना बेटर है, जितना थोड़ा मन को दानी बनाए रखें उतना हमारे लिए बेटर है। तो ये अच्छी ऊर्जा है जो आपको मिली है, आपने अपने आप को साइड कर लिया पंचम भाव से, तो रिलेशन से साइड करा है, और कहीं ना कहीं चाइल्ड प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो अगर हम सही चीज़ों को सही तरह से चला पाए, मीन्स यहाँ पर पर्सन जो है वो झूल रहा है दो चीज़ों के बीच, आगे छठा भाव है प्रारब्ध है, और पीछे फोर्थ हाउस है इमोशंस का भाव है, माया का भाव है। तो ना तो वो बैकवर्ड जा सकता, ना वो फॉरवर्ड की तरफ, कॉज फॉरवर्ड में प्रारब्ध है, आगे प्रारब्ध है, तो उसके लिए ऐसा हो जाता है कि मेरे पास टाइम लिमिट है। उसे ऐसा लगता है एक क्लॉक है जो टिकिंग कर रही है, चल रही है, एक टाइम लिमिट है जो सेट हो गई है, और मुझे सिद्ध करना है कि मेरे लिए डिसीजंस कभी गलत हो नहीं सकते, हमेशा सही रहेंगे। तो ये सिद्ध करना यहाँ पे आता है। हर चीज़ में उसे ऐसा ही लगेगा, मैरिज एंड ऑल के डिसीजन है, बहुत सोच समझ के लेगा पर्सन, इसीलिए ये क्रिटिकल हो जाते हैं, थोड़ा सोचते हैं, समझते हैं, ध्यान देते हैं कि भाई अंडरस्टैंड करेंगे। कोई मैच्योर प्लैनेट यहाँ आके बैठ गया तो डिस्टर्ब हो जाएगा। कोई मैच्योर है, शनि सूर्य ऐसे जो मैच्योर है, लाइक मैच्योर गुरु, ये बड़े प्लैनेट है, तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है पर्सन। तो ये फिफ्थ हाउस के लिए है। नाउ कम्स टू द सिक्स्थ। देखिए छठा भाव जो है वो प्रारब्ध का भाव है। लग्नेश इज़ द क्रिएटर, लग्नेश ने कहा मैं क्रिएट करूँगा, आई एम द क्रिएटर। एंड छठे भाव ने कहा कि मैं प्रारब्ध हूँ, मैं थाम दूंगा, मैं रोक दूंगा, मैं तुम्हें से वो काम कराऊंगा जो कि नियत है, मीन्स कार्मिक सर्कल, कार्मिक साइकिल्स की तरफ हमें चलना है। जब भी आप अपना चार्ट कहीं भी दिखाएंगे, लग्नेश को छठे भाव में देखते ही एस्ट्रोलॉजर थोड़े स्केप्टिकल हो जाते हैं, थोड़ा सा भयभीत हो जाता है, और वो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि भाई आपका हेल्थ इश्यूज़ हैं क्या, कोई चैलेंज आपको ऑल द टाइम महसूस होता रहता है क्या, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड ऑल इनकी तैयारी कर रहे हो क्या। और ये वैलिड पॉइंट्स भी हैं, कॉज लग्नेश है, क्रिएटर है, और छठे भाव में बैठा है, तो इन चीज़ों को वो क्रिएट कर रहा है, इन चीज़ों के क्रिएशन में उसका इंटरेस्ट है। पॉजिटिव क्रिएशन क्या हो सकते हैं? किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना। पॉजिटिव क्रिएशन हो सकता है कि मेडिकल की पढ़ाई कर ली, मेडिकल की तैयारी करने में पर्सन चला गया, हीलिंग एंड ऑल में उसका इंटरेस्ट आ गया, उसका मन करने लग गया। ये सप्लाई है ना, ये सप्लाई है, लग्नेश सप्लाई है, क्या आप दुनिया को दे सकते हैं? अच्छी सप्लाई ये है कि दुनिया में अगर आपने देखा कोई पर्सन है परेशान है, स्ट्रेस में है, चिंताओं में है, पर्सन को स्ट्रेस से बाहर निकाल देंगे, कोशिश करेंगे कि भाई तुझे स्ट्रेस से हम बाहर निकालेंगे। ये अच्छी सप्लाई यहाँ से चैनलाइज हो रही है। तो लग्नेश का छठे हाउस में आना छठे हाउस की नेगेटिव एनर्जीज को टेम करने की कोशिश करता है। लग्नेश जिस भी हाउस में जाते हैं प्रोटेक्टेड हो जाता है, बच जाता है। फ्री विल से आपने छठे भाव को चुना, यही आपकी डिवोशन है, यही आपका वो एक भोलापन जो है वो दिखाता है कि भाई आपके पास जब अच्छे हाउसेस भी थे, फिफ्थ था, नाइन्थ था, तो आपने चुन चुन के छठे भाव को चुन लिया, प्रारब्ध को चुना। सो यू आर समवन जो कि कार्मिक सर्कल, कार्मिक साइकिल्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, जो कार्मिक संबंधों के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, जो अपने कार्मिक बैगेज को हल्का करना चाहते हैं। उन्होंने ये जीवन जो लिया है वो बड़े कामों को करने के लिया है, ले लिया है, ये यहाँ से पता लगता है। और उन्हें हो सकता है सुख के लिए लिया हो, भोग के लिए लिया हो, बट आपने जो है वो उस बैटल के लिए लिया है कि अगर कोई कर्मा है, कुछ है, तो बस उसको क्लियर करेंगे, उसका नाश करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे, उसको बर्न करेंगे। लॉर्ड शिव के प्रति इंटरेस्ट, डिवाइन फॉर्म में लॉर्ड शिव के प्रति इंटरेस्ट यहाँ से डेवलप हो जाता है। पर जैसे ही कोई रिजेक्शन हमें आएगा, कोई भी चैलेंज हमें आएगा, तो हम कहाँ जाएंगे? हम छठे भाव पे नहीं जाएंगे, हम 12th हाउस पे जाएंगे। जैसे ही हमें कोई रिजेक्शन महसूस होता है, हमारी कमियाँ दिखती हैं, तो कमियाँ कहाँ दिखती हैं? लग्नेश से छठे हाउस में, लग्नेश से छठे हाउस में, 7th हाउस में। तो यहाँ पर वो 7th कहाँ आता है? 12th हाउस के अंदर। जब आप लग्नेश से काउंट करेंगे तो 12th हाउस इज़ द 7th। तो आप कहेंगे अच्छा कोई रिजेक्शन आया, कोई कमी आई, चलो 12th की तरफ भागते हैं। ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि ये एकदम से अगर कोई रिजेक्शन आता है, कोई समस्या आती है, जस्ट एक झटके में लिबरेट होना यहाँ पे है। ऑल ऑफ अ सडन लिबरेशन जो है वो इनको आता है। इसीलिए केतु को 12th हाउस में, केतु को 6-12 के एक्सेस में लिबरेशन का कारक कहा गया है कि आप एकदम से लिबरेट हो जाते हैं, एकदम से इन्हें वास्तविकता पता लग जाती है। इन लोगों के जीवन के अंदर कार्मिक संबंध आएंगे, निश्चित आएंगे, और वो एक पर्पस को लेके आएंगे। उनका उद्देश्य इसलिए है, उसलिए वो आते हैं कि आपको एकदम से आपकी वास्तविकता का भान करा सकें, वास्तविकता आपको पता लगे कि योर ट्रूथ इज़, योर रियलिटी इज़ द 12th हाउस लिबरेशन।
तो एकदम से जो जंप लगा सकते हैं चार्ट, वो इनके चार्ट है जब लग्नेश छठे हाउस में आता है। तो जो भी आप कष्ट भोग रहे हैं, कष्टों को फेस कर रहे हैं, छठे हाउस के अंदर लग्नेश का होना कष्टों को भी दिखाता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ सब कुछ बिल्कुल आराम से चल रहा, आनंद है। यहाँ कष्ट भी है, संघर्ष भी है, लेकिन ये कष्ट और संघर्ष का प्रतिफल क्या है, इसका रिजल्ट क्या है कि एकदम से लिबरेशन आपके हाथों में, एकदम से मुक्ति, एकदम से जो नाद में चले जाते हैं ना, बस लग गई अब ईश्वर से लॉ, वो ये है, ये पर्टिकुलर एंगल है। हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, हेल्थ के इश्यूज़ आते हैं और वो आपकी पावर को टेस्ट करने के लिए आते हैं। फैमिली में भी आपको हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिलेंगे और वो हमेशा आपकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करता है। आपको जॉब में आपको चर्चा कर रहे हैं, आप कहीं बिजनेस में कुछ चर्चा करें, एकदम से कोई हेल्थ इशू आएगा, कुछ ऐसा होगा फैमिली में जहाँ पैसा लगेगा, यू बी लाइक ठीक है, मेरी स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जा रहा है, मेरी कैपेसिटी को टेस्ट किया जा रहा है कि मैं कितना सह सकता हूँ, मैं कितना सह सकता हूँ, इसे टेस्ट किया जा रहा है, इसे समझा जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। तो अगर कोई स्ट्रगल आए तो आप ये समझिए कि वो आपको टेस्ट करने के लिए आ रही है। यहाँ टेस्ट हैं जो चलते रहते हैं, पर्सन को लगता है टेस्ट है जो लिए जा रहे हैं, ऐसे लोगों को टेस्ट हैं जो लिए जा रहे हैं, ऐसा लगता रहता है। दशाओं में आपको केतु की दशा बहुत इंपॉर्टेंट टाइमों पे दिखाई देगी, और जब भी वो आती है कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कर जाती है, चाहे वो महा हो चाहे वो अंतर हो। केतु का इन्फ्लुएंस बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस है आपके जीवन के अंदर। बॉडी पे रिमार्केबल निशान हो सकते हैं, तिल हो सकते हैं, निशान हो सकते हैं और काफ़ी हो सकते हैं। अलग पहचान जो है वो लोगों में आपकी क्रिएट हो जाती है। आप किसी को संघर्ष में देखेंगे, उसके साथ देने चल देंगे, बिकॉज पोजीशन ही ऐसी है। अब अगर ये अच्छी पोजीशन बन गई तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पर्सन क्लियर कर जाएगा, और अगर नहीं बनी तो इन्हीं ट्रैप्स के अंदर आके वो फंस जाएगा, इन्हीं ट्रैप्स के अंदर वो रुक जाएगा, क्षीण हो जाएगा। तो आपको देखना होगा कि आपका 6th हाउस का लॉर्ड कहाँ पे है, उसको आप एक सेशन है हमारा 6th हाउस लॉर्ड इन 12 हाउसेज, उसके थ्रू चेक कर सकते हैं। अगर ये 7th हाउस के अंदर आ जाए, मान लीजिए 7th हाउस के अंदर आ गया लगन का स्वामी, तो लग्नेश ने क्या करा, वो अपने से सबसे दूर जाके बैठ गया, लेकिन अभी भी खुद के ऊपर दृष्टि है उसकी, खुद के ऊपर उसने नज़र लगा रखी है। तो लग्नेश जिस भी हाउस के अंदर बैठता है वहाँ पे एक राजयोग अपने आप चैनलाइज हो जाता है, एक राजयोग वहाँ अपने आप बन जाता है। जब वो सप्तम में बैठेगा तो सप्तम में एक राजयोग लगा देगा। सप्तम क्या है, सप्तम आपका स्पाउस है, आपका पार्टनर है, आपकी कमियां हैं, आपके फ्लॉज हैं, जो आपकी पर्सनालिटी में नहीं है वो सप्तम के अंदर है, आपकी मिरर इमेज है। जब लग्नेश सप्तम में आया है तो आप इन सब चीज़ों को समझना चाहते हैं। जब ये क्रिएशन हो रही थी तो आपके पास एक फ्री विल थी, आप किस हाउस को चुनेंगे, क्रिएटर किस हाउस को चुनेगा, तो उसने 7th हाउस को चुना। इट मीन्स जब आएगी बात लिबरेशन की, बड़े चीज़ों को, लक्ष्यों को प्राप्त करने की, तो क्रिएटर ने उस समय समझा था कि भाई मेरे लिए 7th हाउस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। 5th को छोड़ा, 6th को छोड़ा, सप्तम में बैठे। तो उन्होंने पहले ये मान लिया था मेरे लिए स्पाउस इंपॉर्टेंट है, पार्टनर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मेरे लक्ष्यों को प्राप्त करने में। तो और लोग हो सकता है अपने पार्टनर को देखें, ठीक है यार एक पर्सन है, आप उसे ऐसे देखेंगे कोई लक्ष्य प्राप्ति का साधन है, लक्ष्य प्राप्ति कराएगा, आध्यात्मिक गतियाँ ऊंची कर सकता है, मटेरियल गतियाँ ऊंची कर सकता है, प्रमोशन एंड ऑल वो मुझे आराम से मिल सकता है आफ्टर द मैरिज, अराउंड द मैरिज टाइम। ऐसी कुछ पॉजिटिव ऊर्जाएं यहाँ संचालित हो सकती हैं। मैरिज पे सीधा ध्यान जो है वो आप लगा के बैठे हैं, वहाँ पे आप जाके बैठे हुए हैं। आप या तो हो सकता है अपने पर्सन को जानते हैं, उसकी तलाश कर रहे हैं, जन्म जन्म से उसकी तलाश जो है यहाँ कंटिन्यू चल रही है, और वही आपका एक मेन आप कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। जब वो 7th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट आपकी राइजिंग को देख रहा है, लगन को देख रहा है, तो इसका मतलब है कोई भी अगर रिजेक्शन आएगा, कोई भी रिजेक्शन, समाज से कोई भी रिजेक्शन आता है, तो आप तुरंत अपनी लगन की तरफ भागते हैं, अपनी लगन की तरफ भागते हैं, खुद की तरफ भागते हैं। कोई भी रिजेक्शन आया, यू आर नॉट टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम योर स्पाउस। ये भी हो सकता है ना कि भाई मैं सपोर्ट लूँगा या वो, आप उसको सपोर्ट देने वहाँ प्रोवाइड पहुँचे हैं, आप उससे सपोर्ट नहीं ले रहे। अगर कोई रिजेक्शन आता है, कोई समस्या आती है, तो आप अपनी तरफ ही सबसे पहले भागेंगे। कोई भी संबंध आपके बनेंगे, वो संबंध निश्चित प्रोग्रेस करेंगे अपने जीवन में, बट यू आर द वन गिविंग देयर, यू आर द वन इन्वेस्टिंग योर एनर्जीज इन योर पार्टनर्स। बिजनेस पार्टनरशिप सोच समझ के बनाएं, पार्टनर्स एंड ऑल सोच समझ के हम बनाएं। हम अपनी एनर्जीज वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम उन्हें दे रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं भाई हमारी एनर्जी ले लो ना, तुम क्यों चिंता में रहते हो, हम तुम्हें हेल्प कर देंगे। बट पार्टनरशिप प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर हमारी एनर्जी वहाँ जा रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जस्ट ऐसा हो कि अगर कोई रिजेक्शन एंड ऑल आता है तो हम उनसे हेल्प नहीं लेने वाले, हम उन पर डिपेंड ना करें, हम उनके ऊपर डिपेंड ना करें। यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है, ट्रैप ये है कि आप उनके ऊपर डिपेंड करने लग जाते हैं। जिस दिन आप उन्हें उन पर डिपेंड करना स्टार्ट कर दिया, उसी दिन वो चीज़ जो है डाउनफ्लो कर सकती है, बिगड़ सकती है, कमज़ोर हो सकती है। अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है यार खुद पे फोकस रखेंगे, खुद को मजबूत करेंगे, खुद को स्ट्रेंथ देंगे, खुद को पावर देंगे, ये अप्रोच होनी चाहिए। मारक हाउस है, 7th हाउस निश्चित मारक है,
बाला यहाँ के स्वामी हैं, राक्षसी ऊर्जा यहाँ के स्वामी हैं, और ये ऐसा हाउस है गाइज जिसके बाद अब प्रकाश जो है आने लगेगा। 9th हाउस से गुरु मिल जाते हैं, वहाँ से प्रकाश चार्ट के अंदर आ जाता है। तो वहाँ तक स्ट्रगल है, अभी हमें स्ट्रगल के दौर से गुजरना है, चैलेंजेस के दौर से गुजरना है। लेकिन अगर आप अपनी शक्तियों को, ये वो हाउस है जो कि सीधा ब्रह्म को देख रहा है, लगन को देख रहा है, तो यहाँ पर भी जो लिबरेशन आता है एकदम से आ सकता है। यहाँ पे रिलेशन एंड ऑल के अंदर झटके भी आते हैं और पर्सन को लिबरेशन एकदम से होता है ना, एकदम से आंखें खुल गई, वो यहीं होता है। पार्टनरशिप एंड ऑल सोच समझ के हम बनाएं। प्रमोशन एंड ऑल होने में तो कोई समस्या मुझे नहीं दिखाई देती, बिकॉज राइजिंग का स्वामी है 7th में है, तो वहाँ तो वो सपोर्ट करके बैठा है। बट आप उसके ऊपर डिपेंड ना करें, साइड हसल में कोई ना कोई वर्क करते रहना चाहिए, वो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। कम्स टू इन्वेस्टमेंट एंड ऑल, कोशिश करें कि हम एडवाइस लोगों को दें, हमारी एडवाइस जो होगी वो लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। हम अपने लिए उसको ना कर पाएँ, बट हम दूसरों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ऐसे काम करने चाहिए जिसमें हम कंसल्टेंसी में चले गए, कंसल्टेशन एंड ऑल इनके अंदर चले गए, किसी तरह के इंटेलेक्चुअल वर्क की जगह एक्शन ओरिएंटेड वर्क करने चाहिए। बिकॉज यहाँ पे सूर्य नीच का होता है, शनि उच्च के होता है, तो शुरुआत से ही काम करना पर्सन स्टार्ट कर देगा। उसकी इच्छा होगी यार शुरू से ही काम करेंगे, क्या दूसरे पे डिपेंड रहना। ये एक अप्रोच, अच्छी अप्रोच है। अगर 8th हाउस में हो तो अष्टम भाव माया का भाव है। माया मीन्स माया ने इसे क्रिएट नहीं करा है, बट अष्टम भाव के अंदर अकल्ट की पावर जो है वो बहुत गहरी है, अध्यात्म की पावर बहुत गहरी है, और अध्यात्म जो है वो कहीं ना कहीं डीप रिसर्च का सब्जेक्ट है, उसके अंदर डेप्थ बहुत ज़्यादा है। जब भी लग्नेश अष्टम में आएगा तो क्रिएटर के पास उस समय फ्री विल थी कि भाई आप कौन सा हाउस चुनेंगे। उसने चुना भाई 8th हाउस, मैं 8th में बैठूंगा, यही मेरे गोल्स को, मेरे लक्ष्यों को पूरा करने में मेरी हेल्प करेगा। ये उसने पहले ही सेट कर लिया। तो अष्टम भाव आपकी हेल्प करेगा आपके लक्ष्यों को पूरा करने में। जब बात होती है रिलेशनशिप के लक्ष्य की, मैरिज के लक्ष्य की, तो वहाँ पे आई थिंक 8th हाउस इज़ लाइक इन लॉज का हाउस है, मैरिज सस्टेनमेंट एंड ऑल, तो वो हमें करना चाहिए। उसकी तरफ से एफर्ट हमारी तरफ से ज़्यादा जाएंगे, तो हम ये एक्सेप्ट करके रखें, एफर्ट मैं ज़्यादा दूंगा, इन लॉज एंड ऑल विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आई हैव टू मैनेज विद माई इन लॉज, इन लॉज के साथ मुझे मैनेज भी करना होगा, सस्टेन करने की कोशिश मुझे ज़्यादा अपनी तरफ से करनी होगी, और सस्टेन करना मेरा गोल है, मेरे जीवन का उद्देश्य है। तो ये आपने पहले ही एक्सेप्ट करा है। एकदम से मुलाकात होने की संभावनाएं यहाँ सबसे ज़्यादा होती हैं। कम्स टू प्रोफेशन, अष्टम भाव दाग लगना, तो प्रोफेशन के अंदर हम ये मान सकते हैं कि हम कितना भी अच्छा करें, कुछ भी अच्छा करें, लेकिन एक दाग लगने की व्यवस्था यहाँ बन सकती है। तो बेस्ट टू बेस्ट है कि ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम ना लें, जो बर्डन हमारी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं, उन्हें हम ले ही ना। आप कह रहे हैं कि भाई दूसरे का भला करने के लिए ले रहा हूँ मैं, वो दिक्कत है। कुछ चंद्रमा यहाँ नीच का होता है, दाग लगना यहीं पे आता है। तो हम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, वी ट्राइंग टू कि भाई हम तेरी हेल्प करेंगे ना, वो हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल क्या है, अपने काम को करना, थोड़ा सा हो सके तो हिडन टाइप के वर्क्स की तरफ अपने आप को रखना, मतलब कुछ मिस्टीरियस काम जो है वो हम कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारी स्ट्रेंथ है। डीप रिसर्च एंड ऑल इनके अंदर हम जा सकते हैं। जीवन के उद्देश्यों को अगर पूरा करना है तो अष्टम भाव को जीवन के साथ रखना होगा। अष्टम भाव डीप रिसर्च भी है, ऑकल्ट भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है, और अष्टम भाव ट्रांजिशन भी है। यहाँ पे 64वां नवमांश आता है। तैयार रहिए जीवन में बड़े बड़े एकदम से उतार चढ़ाव के लिए, चेंजेस के लिए। 64वां नवमांश है, तो हो सकता है कि हमारे लिए जो समय अच्छा बनता है, हमारे किसी आस पड़ोसी के लिए वो बेकार बन जाए, डाउन का बन जाए। तो ये हो सकता है कि हमारे लिए जो अच्छा है वो किसी के लिए बेकार हो सकता है, हमारे नियर फील्ड में ही। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप स्वयं पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, स्वयं के ऊपर फोकस करना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज लग्नेश देख किसे रहा है, 2nd हाउस को देख रहा है। कोई भी अगर रिजेक्शन आएगा, आप अष्टम की तरफ नहीं 2nd हाउस की तरफ भागेंगे, आप फैमिली की तरफ मूव करेंगे, फाइनेंस की तरफ मूव करेंगे, फूड की तरफ मूव करेंगे, ऐसे हो जाएंगे। ठीक है यार, कोई चैलेंज आया, आप डीप रिसर्च नहीं करनी, हटाओ इसे, बहुत कर ली, अब क्या करेंगे, खाएंगे पिएंगे टीवी देखेंगे। ये जब हमारे चैलेंज आता है तो हमें महसूस होता है। तो हम कोशिश क्या करें कि 2nd हाउस और 8th हाउस को हम मजबूत बना के रखें। गुरु से मिलना, यहाँ सबसे बड़ी जो प्यास है वो इस अज्ञान से निकलना और गुरु से मिलना है, और बहुत स्ट्रांग है। 9th हाउस में मिल सकता है। इस हाउस में नीच के कौन होते हैं, चंद्रमा। चंद्रमा डाउन जाते हैं यहाँ पे, और मंगल का स्कॉर्पियो तत्व इसे कंट्रोल करता है। तो एक काम के पीछे लग गए तो उसे तो छोड़ेंगे नहीं। पर दाग लगना यहाँ पे है, हवन करते करते हाथ जलना, अच्छा करते करते बुरा होना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। इससे थोड़ा अपने आप को सेफ गार्ड करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट एंड ऑल, उसका तो आप पूछिए ही मत, वो तो यहाँ पे मतलब ज़्यादा की इच्छा है। ब्लाइंड ट्रस्ट करना, ब्लाइंड चार्ट रीडिंग करना एंड ऑल, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एस्ट्रोलॉजर भी होंगे तो ऐसे होंगे जो कि ब्लाइंड चार्ट रीडिंग करें, बिन देखे, बिन पर्सन को देखे ही उसके जीवन को समझने की कोशिश यहाँ पे पर्सन करता है। यहाँ पे उसकी इच्छा होती है ऐसा कुछ करने की। अगर ये 9th हाउस में आ जाए तो 9th हाउस क्या है, 9th हाउस ज्ञान है, 9th हाउस गुरु है, 9th हाउस प्रकाश है, 9th हाउस भाग्य है, 9th हाउस भविष्य है, 9th हाउस ट्रांजिशन है। 9th हाउस से अच्छे जो लोग हैं वो स्टार्ट होते हैं। 9th हाउस स्वर्ग को भी दिखाता है। 9वें भाव के अंदर लग्नेश का आना त्रिकोण के राजयोगों को चैनलाइज कर देता है, राजयोग चार्ट के अंदर बन जाता है।
एक्सट्रीम के राजयोगास हैं, बहुत प्रबल राजयोगास हैं, अच्छे फैमिली के अंदर जन्म होना और जिसके अंदर भी अच्छी लाइनेज जो है आपको जो है अच्छी मिल जाएगी। तो अच्छी लाइनेज का मिलना, एक ऐसी लाइनेज जिन्होंने तपस्या करी हो, अध्यात्म हो, जो आध्यात्मिक बातें करते हो, जिनके ब्लड के अंदर अध्यात्म का फ्लो हो, ऐसे लोग यहाँ मिल सकते हैं। अब अध्यात्म का मतलब ये नहीं कि सुबह शाम वो पूजा करते हुए दिखाई दे, मतलब है कि वो ऐसी बातें करें, इंटेलेक्चुअल टॉक्स वो करें, डिस्कशन में विश्वास रखें। बिकॉज 9th हाउस स्वर्ग है। स्वर्ग मीन्स इंद्र का भाव है, जिसमें कि गुरु बृहस्पति मौजूद रहते हैं, जो उसको गाइडेंस देते रहते हैं। तो जब भी लग्नेश 9th हाउस में आता है, हमारे पास जब फ्री विल थी कुछ भी चुनने की, तो हमने चुना 9th हाउस को, हमने चुना डिस्कशन को। जो भी प्राप्त होगा वो डिस्कशन से होगा, इंटेलेक्चुअल ज्ञान से होगा। जो भी प्राप्त होगा वो मोह माया तो नहीं, लेकिन हाँ मैटीरियलिस्टिक अप्रोच पर्सन को रखनी चाहिए। पूर्ण त्याग, पूर्ण तपस्या, संन्यास ले लेना एंड ऑल उनसे नहीं होगा। ये स्वर्ग है, तो यहाँ भोग भी है और भोग के साथ साथ यहाँ ज्ञान भी है, डिस्कशन से आने वाला ज्ञान है। तो उसकी तरफ हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि भाई ठीक है, जो भी मिलेगा डिस्कशन से मिलेगा, बातचीतों से मिलेगा। रिलेशनशिप के डायमेंशन में आनंद है, एंजॉय है, लेकिन जो मिलेगा वो बातचीतों से मिलेगा, डिस्कशन से। सो 9th हाउस के अंदर ज्ञान गुरु का जो है वो बेहतर रहता है। आई थिंक इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज़ यही हैं, ये इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज़ हैं। ये देख किस रहे हैं, ये देख रहे हैं 3rd हाउस को। तो जब 3rd हाउस को आप देख रहे हैं, कोई भी रिजेक्शन आता है, समस्या आती है, तो आप 3rd हाउस की तरफ जंप करते हैं। यू नॉट जंपिंग टू योर 9th हाउस, यू जंपिंग टू योर 3rd हाउस एक्चुअली। 3rd हाउस कम्युनिकेशन का हो गया, शॉर्ट ट्रैवल का हो गया। ऐसे लोगों को कोई समस्या आए या कोई समस्या से अगर निकलना है, शॉर्ट ट्रैवल करिए, कोशिश करिए शॉर्ट ट्रैवल। अगर थोड़ा बहुत यात्रा कर पाएँ तो आध्यात्मिक यात्रा हो पाए तो बेस्ट है, या फिर ऐसी हो जो कि आनंददायी हो, आनंद आपको मिले, बुद्ध आप चैनलाइज कर पाएँ, तब हम उन समस्याओं से निकल सकते हैं। हमारी कम्युनिकेशन हमारी स्ट्रेंथ बन जाती है। कब? जब कोई रिजेक्शन आता है, तब हम वर्क करते हैं उस चीज़ के ऊपर। जब तक नहीं आ रहा है, जब तक सब कुछ है, तो हम 9th हाउस है, गुरु हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं। एकदम से कोई रिजेक्शन आएगा, यही लोग ऐसे होंगे जो कि बच्चे बन जाएंगे, बिकॉज ये देख रहे हैं बच्चे के हाउस 3rd हाउस को, बुद्ध की ऊर्जाओं को। बिल्कुल चाइल्डिश बिहेवियर द टाइम ऑफ रिजेक्शन देखने को मिलता है। तो ओवर मैच्योर हमें होना चाहिए, मतलब हम जब समस्या आए, चैनलाइज हो कोई, तो हम मैच्योर बने। नहीं तो कोई समस्या, कोई ट्रिगर होती है एंड दे बिकम्स, भाई हम चाइल्ड ही बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए प्रेडिक्शन के पॉइंट यहाँ पे निकल के आते हैं। केतु और गुरु का इन्फ्लुएंस चार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा है। आप ऐसे लोग हैं जो कि समाज में कुछ नया और कुछ गुरु टाइप ऊर्जा करने के लिए आए हैं, तो आपकी डिमांड नहीं, सप्लाई है। जुपिटर तत्व, जुपिटर आपकी सप्लाई है, ये आप लोगों को देने की कोशिश करते हैं। इफ़ दिस इज़ इन योर 10th हाउस, राइजिंग का लॉर्ड 10th हाउस के अंदर बैठा है। 10th क्या है? 10th है आपका निष्काम कर्म, प्रोफेशन जो है वो 10th से आता है। 10th निष्काम कर्म है। 10th के अंदर शनि की ऊर्जाएं प्रवाहित होती हैं। लग्नेश जब भी 10th में आता है, पर्सन ने मैच्योर आउटलुक को अपनाया है, उसने संघर्ष को अपनाया है, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपनाया है, और उसने चार्ट के अंदर एक एक्सट्रीम का राजयोग लगा दिया है। बिकॉज केंद्रों में सबसे मजबूत केंद्र दशम ही है, सबसे मजबूत केंद्र है। लग्नेश जब इसके अंदर आता है तो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपनाया है। उसने कहा ठीक है यार, अगर बंधन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो उनको कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे, और देन विल जंप टू, जीवन के उद्देश्य को हासिल करेंगे, पूर्ण करेंगे। लग्नेश के पास 12 हाउस थे गाइस, उसके पास फ्री विल थी कि मैं कहाँ जाऊँ, ये लूँ या वो लूँ। उसने 10th हाउस को चुना। आपने पर्सनल लाइफ की जगह प्रोफेशन को चुना, आप साइड हो गए। 4th हाउस पर्सनल, 10th प्रोफेशन, पूरी तरह साइड हो गए 10th हाउस के साथ। एक्सट्रीम का साइड होना दिखाई देता है। कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी आया और आप एकदम साइड हो जाते हैं, 10th हाउस के साथ। ठीक है यार, ये मेरी स्ट्रेंथ है, यहाँ मुझे कुछ काम करना है, यहाँ मुझे डेवलपमेंट करनी है। तो हमारे लाइफ की जो सप्लाई है, हम क्या दे सकते हैं लोगों को, हम लोगों को दशम भाव के बारे में समझा सकते हैं। दशम भाव से क्या क्या निकलता है? प्रोफेशन एंड ऑल, इनके बारे में समझाया जा सकता है। जॉब के लिए ग्रूमिंग क्लासेस एंड ऑल जो होती हैं, वो यहाँ पर्सन इस्टेब्लिश कर सकता है। 10th हाउस जो है वो ज्ञान का हाउस कह सकते हैं, आपकी एक ज्ञान का हाउस है। 10th हाउस एक्चुअली मैरिज के आफ्टर हैप्पीनेस के लिए आता है। तो यहाँ पे काउंसलिंग करने वाले लोग जो हैं वो भी आपको यहीं देखने को मिलेंगे। ओवरऑल इनकी लाइफ में प्रोफेशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट ऐसा नहीं है कि हमेशा ये ऑल द टाइम आपको किसी जॉब में ही देखें। ये निष्काम कर्म वाले लोग हैं, ये वो हैं जिनको जॉब से इनकम का बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें फ़र्क पड़ता है कि भाई ये किसी की हेल्प कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, किसी को कुछ बेटर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे, किसी को अच्छा कंडीशन में ला पा रहे हैं या नहीं ला पा रहे। ये काम करने वाले लोग हैं। कई बार तो ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे टेम्पल्स जा रहे हैं। ऐसे लोग देखने को मिलेंगे कि जो होता है ना कि भाई राम जी की सेना में, लाइक उनका कोई लेना न देना, उनको कुछ नहीं मिलेगा उस काम को करने से, बट फिर भी चल दिए। अच्छे काम करने के लिए चैनलाइज होना इस पर्टिकुलर हाउस की एनर्जी है। इसीलिए यहाँ मंगल एग्जल्ट करता है। सेना
यहाँ देखने को मिलती है। कोई भी समस्या में दिखता है और ऐसा लगता है भाई यार इसके साथ इनजस्टिस हुई है, जस्टिस नहीं हुई है, बस चल देते हैं उसकी हेल्प में। तो ये यहाँ होता है। अब आप कहें कि साहब इनकम वाले काम बताओ, वो आपकी अप्रोच ही नहीं है ना। द अप्रोच इज़ नॉट इनकम अप्रोच, द अप्रोच इज़ हेल्पिंग अप्रोच। तो ये एक पॉइंट हुआ। जुपिटर यहाँ डाउन आता है तो बातचीत एंड ऑल में बहुत विश्वास करें एंड ऑल वो मैं नहीं समझता। मुझे ऐसा लगता है ये एक्शंस के ऊपर विश्वास करते हैं, एक्शन ओरिएंटेड पर्सनालिटीज़ हैं, एक्शन लेने में साथ रहते हैं और कहीं भी अगर अन्याय देखा तो ये पहले पहुँच जाएंगे। जब भी कोई रिजेक्शन आएगा तो यहाँ पर बैठा हुआ प्लैनेट जो है वो 4th हाउस को देख रहा है। इसका मतलब है उसने मान रखा है अगर कोई रिजेक्शन आया तो मैं अपनी कमियों के ऊपर काम करूंगा। और कमियां कहाँ पे हैं? 4th हाउस में, पर्सनल लाइफ में। इन लोगों से ये ज़रूर कहा जाएगा कि आप पर्सनल लाइफ को फोकस नहीं देते। भाई तुम घर को फोकस ही नहीं देते, घर में रहते ही नहीं हो, बाहर चले जाते हो, कभी इसकी हेल्प, कभी उसकी हेल्प, कभी उसकी हेल्प। तो पर्सनल लाइफ को फोकस देना चाहिए। और अगर कोई कमज़ोर पर्सनालिटी होगी तो वो ऐसी होगी घर के ही अंदर रहेगी उसको, क्योंकि उसको हमेशा अपनी कमजोरी दिखाई देती है। अब ये भी एक तरीका है लग्न लॉर्ड के चैनलाइजेशन का। आप ये समझ पाएँ कि भाई ये जो काम मैं कर रहा हूँ, इज़ इट आई एम डूइंग इट बिकॉज ऑफ माई लग्न लॉर्ड और किसी के प्रेशर में। कहीं किसी के प्रेशर में तो मैं नहीं हूँ। तो प्रेशर में जब आएंगे, जब घर के अंदर रहना, उसी के अंदर काम करते रहना, वहीं चैनलाइज करते रहना चीज़ों को, वो दिखाई देता है। नहीं तो बाहर डोमिनेंट स्ट्रॉन्ग वो पर्सनालिटी, असर्टिव पर्सनालिटी यहाँ बन के निकलती है। ओवरऑल कौन आपकी हेल्प कर सकता है? मंगल हेल्प कर सकता है, प्लैनेट मंगल, सूर्य, ये हमारी हेल्प कर सकते हैं। शनि हेल्प कर सकता है। कम्स टू इस पर्टिकुलर हाउस में जुपिटर डाउन होता है तो आई थिंक जुपिटर, गुरु, कई बार तो गुरु तत्व से ऐसा हो जाता है भाई गुरु भाई ज्ञान मत दो, कुछ करके दिखाओ, ये तक यहाँ हो सकता है। अगर 11th हाउस की बारी आती है तो 11th हाउस सकाम है। 11th हाउस की कहना है कि भाई काम भी करेंगे और पैसा भी लेंगे। तो लग्नेश जब 11th में है तो उसने ये बात एक्सेप्ट करी है कि दुनिया मटेरियल है, दुनिया में काम है और काम को कंप्लीट करके ही जीवन को समझा जा सकता है। काम मीन्स द डिज़ायर्स को हमें समझना होगा। डिज़ायर्स के अंदर जाके दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओशो कि भाई आपको उसके अंदर पहले घुसना होगा और घुस के कंप्लीट पीना होगा और उसके बाद आपको समझ आएगा कि ये वर्थ इट थी या नहीं थी। तो ये यहाँ कॉन्सेप्ट है। ये हमेशा चेक करते रहते हैं ये काम सही है या नहीं है। ये काम करने के बाद जजमेंट करना, क्रिटिकल अप्रोच इनकी होती है, बट नॉट बिफोर इट, आफ्टर डूइंग द वर्क। रिलेशन आएगा, चले जाएंगे, उसके बाद फिर उसका एनालिसिस करेंगे यार ये सही था या नहीं था। कोई भी मैरिज कर लिए, आफ्टर एनालिसिस कर रहे हैं बैठ के, ये यहाँ पे अप्रोच बनती है पर्सन की। वो कोशिश करता है इस चीज़ को समझने की कि भाई क्या है ये एक्चुअली, ये हो क्या रहा है यहाँ पे, क्या ये ठीक हो रहा है, नहीं ठीक हो रहा है, क्या चल रहा है मेरे 11th हाउस में। लग्नेश जहाँ पे भी बैठता है राजयोग बन जाता है। 11th हाउस में राजयोग बना है और कौन सा राजयोग बना है? ये वो राजयोग है जो कि आपके वेल्थ चैनलाइजेशन में बहुत हेल्प करेगा। पैसा जहाँ पे भी इन्वेस्ट किया जाएगा रिटर्न ले आएगा, पैसे को खींच के लाने की व्यवस्था यहाँ पे निश्चित है। और ये वो हाउस है जो कि इनकम के साथ साथ रिजर्व मनी को भी दिखाता है। तो ऐसे लोगों को बैंक एफडीज़, आरडीज़, पीपीएफ, इन चीज़ों में पैसा लगाने की इच्छा, फंड्स में पैसा लगाने की इच्छा प्रबल देखने को मिलेगी। सोशल मीडिया के मास्टर हो सकते हैं। इन्होंने सोशल मीडिया को अपने हथियार बनाया है। भाई लगन ने जब कोई हाउस चुना तो उसने इसीलिए तो चुना ना कि कोई एक ऑब्जेक्टिव है जो मुझे प्राप्त करना है, उसके लिए मुझे कुछ टूल्स चाहिए, कोई रिसोर्स चाहिए। तो इन्होंने कहा कि 11th हाउस इज़ द रिसोर्स। 11th हाउस रिसोर्स है। उठाएंगे 11th हाउस को, फिर चीज़ों को ट्रिगर अप करेंगे। सोशल मीडिया जब कुछ ना चले तो इन चीज़ों को उठा के बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। सोशल मीडिया हो गया, फ्रेंड सर्कल हो गया, रिजल्ट फ्रेंड सर्कल के थ्रू आ जाए, फ्रेंड में कोई कनेक्शन मिल जाए आपको, कोई रिलेशन एंड ऑल, इनकी बातें वहाँ चल जाए, ये किया जा सकता है। लोगों के साथ अच्छे संबंध यहाँ बनाने चाहिए। चंद्रमा राहु आपके लिए मुझे फेवरेबल प्लैनेट दिखाई देते हैं और वो इसलिए फेवरेबल है कि जनता के प्लैनेट है। इनके साथ कनेक्शन हमारा अच्छा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी पे हमारा हैंड होना चाहिए। बट जब भी कोई रिजेक्शन आएगा तो ये लोग आपको स्टडी करते हुए दिखाई देंगे, मोबाइल छोड़ के किताब पढ़ते हुए दिखाई देंगे। इनको ऐसा लगता है कि कोई भी स्ट्रगल जब आती है, कोई रिजेक्शन आता है तो 5th हाउस की तरफ जंप करो, जो कि हाउस ऑफ स्टडी है, हाउस ऑफ एजुकेशन है, हाउस ऑफ रिलेशंस है, उनकी तरफ ये जंप करते हुए दिखाई देंगे, दान करते हुए दिखाई देंगे। तब ये 11th हाउस को भूल जाते हैं। तो ये एक फ़र्क है, बेसिक फ़र्क है जब हम वीक होते हैं और जब हम स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आप देखिए क्या वीक के साथ अलाइन कर रहे हैं या स्ट्रॉन्ग के साथ अलाइन कर रहे हैं। जब 12th हाउस में होता है तो 12th हाउस लगन के बहुत निकट है। यहाँ यात्रा पूरी हो गई है। जो यात्रा स्टार्ट हुई थी लगन में, लग्नेश इतने तलों से गुजरा और 12th में आ गया। लिबरेशन, तप है, तपस्या है, जीवन तपस्या है। जिनका भी लग्नेश 12th हाउस में है उनके लिए जीवन तपस्या रहा है। और ये कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट है जिसमें हम लिबरेशन को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त करना है। वो होता है ना कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, मतलब बड़े भाग्य से जो तन आपको मिली थी, शरीर मिला था, उसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पूरा होता दिखाई देता है। लिबरेशन यहाँ आता हुआ दिखाई देता है, डिवोशन यहाँ दिखाई देता है। लेकिन
मटेरियल साइड पे ये हाउस जो है वो हेल्थ के इश्यूज़ को, फाइनेंसेस के लॉस को, पैसा कहीं अटक जाए एंड ऑल इन चीज़ों को दिखाता है। तो नेगेटिव इश्यूज़ मटेरियल डायमेंशन पे है, चाहे उसमें पैसे का अटकना हो, चाहे उसमें फ़ंड का कहीं अटक जाना हो, चाहे उसके अंदर ऐसा हो कि भाई आपने पैसा दे दिया और आप भूल जाते हैं, मतलब ऐसी दानी प्रवृत्ति भी यहाँ पे आ जाती है। बट क्या मटेरियल बिल्कुल प्रभावित या पीड़ित रहेगा? ऐसा नहीं है गाइस। लग्नेश जहाँ भी बैठता है उसको वो अपना दुर्ग बना के बैठता है, मजबूत कर देता है उसे। तो हमें अगर किसी भी समस्या से निकलना है तो हमें हमारे 12th हाउस को चैनलाइज करना होगा। 12th हाउस क्या है? लिबरेशन है। 12th हाउस समस्याओं से निकलना है, भटकाव से बाहर निकलना है, तपस्या करना है, तपस्या करनी होगी। किसी भी वर्क में ये लगेंगे, केतु की तरह लगेंगे, उसमें तपस्या करते हैं, बहुत गहरा डीप में चले जाते हैं। फाइनेंस एंड ऑल के लिए आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है इफ़ यू चैनलाइज इट। वीनस यहाँ पे एक्सल्ट करता है, तो वीनस की ऊर्जाओं को चैनलाइज करें, कॉर्पोरेट कल्चर के साथ जुड़ के रहें, पावरफुल लोगों के साथ जुड़ के रहें, इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ जुड़ के रहें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के रहें, इनोवेशन जहाँ पे भी हो रही है वहाँ जुड़ के रहें, और उसमें भी शेयर ट्रेडिंग एंड ऑल में कॉस्मेटिक्स, वीनस की ऊर्जाओं की तरफ हमें मूव करना ही चाहिए। वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है इन द ट्रेडिंग पार्ट। ओवरऑल अलाइनमेंट अच्छी है, बट हेल्थ का डायमेंशन गाइज, एजुकेशन में ऐसे लोग आपको या तो विदेश जाते हुए दिखाई दे जाएंगे, या ऐसे दिखाई दे जाएंगे कि भाई मेडिकल एजुकेशन में चले गए, मेडिकल लाइन में चले गए, या फिर सीए एंड ऑल इधर की तरफ चले गए। तो बुध यहाँ पे डाउन करता है, मैनेजमेंट एंड ऑल की पावर होती है, बट उसको हम ज़्यादा फ्लॉन्ट ना करें, ना दिखाएं, बिकॉज वो हमारी स्ट्रेंथ नहीं है। हमारी स्ट्रेंथ क्या है? शुक्र। लाइक पैसा भी देता है, इतना दान करता है, उसको कैलकुलेशन नहीं करता, जैसे ही कैलकुलेशन करी चीज़ खत्म। कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये एक फंडा है जो 11th हाउस की जगह 12th हाउस में वर्कआउट करता है। तो यात्रा यहाँ कंप्लीट हो रही है, एक तरह का उत्साह इन लोगों के जीवन में दिखाई देगा, या एक तरफ का ऐसा दिखाई देगा मैच्योर हो गए भाई, बहुत संघर्ष सहे तो मैच्योर से हो गए। ये यहाँ पे आपको महसूस होगा इनके साथ बैठ के। बड़ी बातें, ऊंची बातें और ऐसी बातें लोगों के समझना है, ऐसी बातें करने वाले लोग यहाँ पे दिखते हैं। ओवरऑल अलाइनमेंट काफ़ी शानदार है, काफ़ी हेल्पफुल है। इट जस्ट हम उसे कैसे चैनलाइज और कैसे ट्रिगर अप कर रहे हैं। तो ये था फॉर राइजिंग इन द 12 हाउसेज, एंड नेक्स्ट सेशन के अंदर इसे चैनलाइज करना देखेंगे, कैसे चैनलाइज किया जाता है वास्तव में। तो कनेक्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद गाइस।